गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। हाँ भाई, कहाँ पर थे? ये कुछ कम दिख रहा है क्या? ब्राइट करूं मैं इसको? नहीं सर, सही दिख रहा है। नहीं सर, सही है सर। सही दिख रहा है। अच्छा, ठीक है। सर हाँ, सर अगर 11th और 12th दोनों को जीओसी कहीं से प्रैक्टिस करनी है तो कहाँ से करें? जीओसी का कोई मॉड्यूल मिला है तुम लोगों को? नहीं सर, मिलता है। बस मॉड्यूल से सर, प्रैक्टिस करो। सर अगर मॉड्यूल नहीं हो सर 11th का तो कहाँ से करें? मॉड्यूल क्यों नहीं होगा? मॉड्यूल तो होना चाहिए। अपनी कक्षा से किया था ना सर, तो नहीं मिला मॉड्यूल सेकंड वाला। अच्छा, तो जीओसी के लिए कोई भी एक ऑब्जेक्टिव बुक है तुम्हारे पास? मेंस सर हिमांशु पांडे है सर। हिमांशु पांडे से भी कर सकते हो। हिमांशु पांडे से भी कर सकते हो, लेकिन उसमें वही है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो आइसोमेरिज्म से भी रिलेटेड होंगी कुछ। हाँ तो जो जो करने लायक हो वो कर डालो, बस ऐसे कर लो कि कम से कम जो जो टॉपिक्स हैं, मेनली जीओसी को जो टॉपिक्स हैं, जैसे कार्बोकेटाइंस की स्टेबिलिटी, कार्बेनाइंस की स्टेबिलिटी, एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर, तो कुछ कुछ जो ये टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स को अगर जो सवाल मिल रहे हैं उनको अटेम्प्ट कर लो बस। ठीक है। बाद जब आगे की चीजें पढ़ लोगे तब दोबारा करना उसको। सर टाइप्स ऑफ बेसिस में अभी 12th में पढ़ेंगे क्या? क्या चीज? सर टाइप्स ऑफ बेसिस। टाइप्स ऑफ बेसिस, ये क्या चीज है भाई? सर ऐसा लिखा होता है एलिफैटिक बेसिस, उसमें 5-6 पॉइंट लगे हुए थे। कहाँ लिखा हुआ है? सर मॉड्यूल में लिखा हुआ है। नहीं, वो मतलब क्या टॉपिक क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मतलब उसमें किस तरह के सवाल होंगे? सर बस ये लिखा है, उसमें 5-6 पॉइंट लिखे हुए हैं। उस नहीं, फाइल में मतलब नहीं आगे। वो जीओसी के अंदर लिखा है। यस सर, जीओसी में ही लिखा है। तो वही जो अमीन्स वगैरह जो बेस है हमारे, उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं वो। जैसे हम भी इसमें कुछ सवाल लेंगे, जैसे नॉर्मली आप 1 डिग्री अमीन है, 2 डिग्री अमीन है, या नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है नहीं है, वही सारी कहानी जो होती है बेसिक नेचर निकालने की। जो सेट रूल्स है वही रूल्स है, उसमें कुछ नया नहीं है। यानी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिस इन्वॉल्व होते हैं वो जनरली वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है। नाइट्रोजनस कंपाउंड जो है वो हमारे बेस। अब लोन पेयर देने वाली टेंडेंसी जिस नाइट्रोजन की है वो बेस है। जितनी अच्छी देने की टेंडेंसी है वो उतना अच्छा बेस है। तो यानी कि वो पॉइंट्स कुछ भी हो, तुम्हें देखो थ्योरी किस लिए दी जाती है, ताकि आप उससे भी एक बार पढ़ें, ताकि आपको एक सेट तरीका पता चले, लिखने का तरीका, बोलने का तरीका। लेकिन जब जब पढ़ रहे होंगे तो हम वो सारी बातें एक साथ कर लेंगे। तुम जो मॉड्यूल तुम्हें मिलेगा उस मॉड्यूल में से उसको डिस्कस, उसको एक बार पढ़ डालना। ठीक है। और प्लस मैं भी पीडीएफ में कुछ कुछ चीजें लिख के तुम्हें देता रहूंगा, तुम उससे भी पढ़ाई कर सकते हो। जैसे आज भी कुछ चीजें मैं लिख के ले आया हूं, तुम आराम से जब मैं तुम्हें पीडीएफ दूंगा तो उससे भी एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक है ना? तो सर एरोमेटिसिटी में भी पढ़ेंगे। क्या एरोमेटिसिटी इसी के अंदर कर लेंगे? अभी ठीक कर है लेंगे। सर। हम लोग ने एरोमेटिसिटी 11th में कर ही नहीं है। सर एसआईपी इफेक्ट से सर कुछ पूछना था सर। हाँ पूछो। सर अल्काइल ऑन ऑर्थो इज लेस बेसिक एंड ऑर्थो सब्स्टिट्यूट एनिलीन इज लेस बेसिक। सर समझ में नहीं आता सर। मैं बताऊंगा। अच्छा इसी एसिडिक और बेसिक नेचर में ये बात करेंगे। सर किसी ठीक का सर। माइक ऑन है, प्लीज ऑफ करवा दीजिए। हाँ, माइक ऑफ कर दो बेटा। अब थोड़ा सा पढ़ाई शुरू करते हैं, फिर बीच में कुछ और थोड़ा सर डिस्कस। हाँ सर टेस्ट में जीओसी 2 लिखी है, मतलब हाँ, क्या आएगा? यही है एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर, कार्बोकेटाइंस, कार्बेनाइंस, इनकी स्टेबिलिटी, रेडिकल्स की, वही सारे इफेक्ट्स के सर मतलब एप्लीकेशन। 11th वाली जीओसी। 11th वाली जीओसी वही जो हम रिवाइज कर रहे हैं। ये सब तो हम रिवाइज ही कर रहे हैं ना, ये तो हमने नया कुछ किया ही नहीं, ये सब पुराना ही है जो हम रिवाइज कर रहे हैं। जिन लोगों ने नहीं किया था उनके लिए थोड़ा सा नया है, लेकिन ये धीरे धीरे वो भी सीख जाएंगे। तो इसलिए इस चैप्टर को पढ़ने में तुमने देखा होगा, हमने जब जीओसी की थी, हालांकि तब लास्ट का टाइम था, जल्दी जल्दी कर रहे थे, लेकिन तब भी काफी क्लासेस लग गई। यहां पर जो जीओसी कर रहे हैं वो 3-4 क्लासेस में निपटानी है हमें। तो इसका मतलब ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि 11th की जीओसी थोड़ा थोड़ा बच्चे ने करी है। हम यहाँ पर थोड़ा सा रिवीजन करके सवालों को ऊपर फोकस कर रहे हैं कि भाई इस तरह के क्वेश्चंस के लिए कैसे डिस्कस करें। अब यहाँ पर मैंने तुम्हें किसी भी बच्चे को ये नहीं पढ़ाया कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है।
तो सुनो, लेकिन जब हम पढ़ते हैं शुरू में तो हमें बताया जाता है कि इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब है एक ऐसा इफेक्ट जो दो लोगों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से लग रहा है, उसकी वजह से एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर, ये वो सब बदलता रहता है। तो जब पढ़ते हैं तो डिटेल में पढ़ते हैं। यहां पर हम अज्यूम कर रहे हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट बच्चे को आता है, उसके ऊपर एक आध सवाल कर लिए। रेजोनेंस इफेक्ट बच्चे ने सुना हुआ है, उसके ऊपर एक दो सवाल कर लिए। तो ये जो डीओसी 12th में हमने उठाई है, ये सिर्फ पुरानी बातों का एक रिवीजन है, ताकि आगे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आए उसमें ये ना लगे कि हम भूल गए। ठीक है ना? तो जिन लोगों ने कर रखी थी उनका एक रिवीजन चल रहा है, और जिन्होंने नहीं कर रखी है वो बेचारे थोड़ा सा कोशिश करके करें, और किसी भी, सबसे पहले तो एनसीईआरटी से उठा के कर लें, और एनसीईआरटी के बाद फिर किसी भी मॉड्यूल से या ऑब्जेक्टिव बुक से उसको उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। ठीक है ना? तो ये है, ये कुछ रिवीजन के तौर पर ही चल रहा है। ये जीओसी 2 जो तुम्हारे एग्जाम में आने वाली है, कुछ नया नहीं। सर मैं तो आप ही की थ्योरी पढ़ गया है सर, एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है सर। नहीं, एनसीईआरटी भी कर लो ना यार। अरे 5 मिनट लगेंगे भाई, ऐसे पढ़ लिया, फड़ 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 खत्म हो गया। तो उसमें उसमें उसकी लैंग्वेज कम से कम इंपॉर्टेंट है। आप एनसीईआरटी को इग्नोर कभी मत किया करो यार, उसमें टाइम भले ही कम लगे भाई। ये कि सर हमने तो एनसीईआरटी उठाई सर 2 घंटे में। सर क्वेश्चन हो जा रहे हैं सर, क्वेश्चन हो जा रहे हैं सर। तुम समझ नहीं रहे बात को। अगर हो जा रहे हैं तो अभी तुम क्या कह रहे हो, तुमने नहीं करी है, यही कह रहे हो ना कि तुमने एनसीईआरटी नहीं करी है। यस सर, नहीं करिए। अब तुम अगर 1 घंटे उसको देख लोगे तो अगली बार क्या बोलोगे, नहीं सर हमने एनसीईआरटी भी कर रखी है। इसमें कोई बुराई है अगर हम 1-2 घंटे देखकर किसी से भी ये कह सकें भैया हमने एनसीईआरटी भी कर लिया है, हमने ये भी कर लिया है। अब ज्यादा फायदा हुआ ना, कम से कम एक डाउट तो या डर तो नहीं रहेगा कि यार हमने एनसीईआरटी करी नहीं है यार, ये तो क्या बात होती। 1-2 घंटे लगेंगे, ऐसे पन्ने पलटिए, पहले पन्ने पे इंडक्टिव इफेक्ट लिखा है, तुम कहोगे क्या टाइम पास कर रहा है, ये तो हमें पता है। नेक्स्ट पन्ना रेजोनेंस इफेक्ट, 2 पन्ने में खत्म, फट 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 खत्म। समझ लो, तो कम से कम एक तसल्ली हो जाएगी। यस सर, इसलिए सरकारी मेथड तो काफी है सर वैसे। हाँ नहीं काफी है, लेकिन एक बार आप एनसीईआरटी जरूर पढ़ डालिए। ठीक है ना? 2-3 घंटे लगेंगे मैक्सिमम, कायदे से उसको पढ़ डालिए, एक काम खत्म हो जाए। सर रिएक्शन विद सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सर ऐसा क्वेश्चन किया था कि कौन सा एसिड रिएक्ट। मैं वैसे तो अवॉइड, मैं तुम्हें अभी बता देता हूं। इस बारे में बात करना चाहो तो मैं कर सकता हूं, वैसे मैं अवॉइड करना चाह रहा हूं। मैं तुम्हें बता दूंगा कि मैं जो तुम सवाल पूछ रहे हो उसका लॉजिक क्या है, लेकिन मैं इस पॉइंट को आज इसलिए अवॉइड भी करना चाहता हूं, और तुमको भी ये कह रहा हूं कि परेशान ना हो। क्यों? क्योंकि जब तुम फिनॉल पढ़ते हो तो फिनॉल की कैरेक्टरिस्टिक में ये बात आती है कि फिनॉल जनरली बाइकार्बोनेट सॉल्यूशंस में डिसॉल्व नहीं करते, लेकिन फिनॉल की अगर एसिडिक स्ट्रेंथ नाइट्रो ग्रुप के लगाने से बढ़ा दी जाए तो वो बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन में डिसॉल्व भी करने लगते हैं। यानी ये आगे की एक छोटी सी बात है जो आगे आएगी, बट फिर भी एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर तुम पढ़ रहे हो तो हम इसके ऊपर भी एक सवाल जरूर करेंगे। ठीक, तो लेकिन तब करेंगे जब कराने दोगे। आप बिल्कुल चुप हो जाओ, अब हम शुरू करने जा रहे हैं। हमने लास्ट क्लास में कार्बोकेटायंस के बारे में थोड़ी सी बात कर ली थी, थोड़ी सी कार्बोनायंस की स्टेबिलिटी के बारे में, थोड़ी सी रेडिकल्स की स्टेबिलिटी के बारे में बात कर ली थी। यानी अल्टीमेटली जो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट है, या जो हमारा रेजोनेंस इफेक्ट है, या जो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट है, ये कार्बोकेटायंस, कार्बोनायंस, रेडिकल्स की स्टेबिलिटी में अपना एक रोल प्ले करता है। इसी तरह से मॉलिक्यूल्स के एसिडिक नेचर या बेसिक नेचर में भी इसका एक अच्छा खासा रोल, मानते हो कि नहीं बात को? एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर में भी इंडक्टिव का रोल हो सकता है कि नहीं, बताओ जरा सोच के। यस सर, हो सकता है सर। वो पीछे से सर वो कोने में फ्लोरीन लगा हुआ है और इधर एसिड बना हुआ है COH। सर फ्लोरीन चूस रहा है, H का निकलना आसान हो रहा है, मानते हो बात को? विड्रॉइंग नेचर एसिडिक नेचर को बढ़ाएगा। ये सारी बातें आप कर चुके हैं। -I इफेक्ट लगेगा तो एसिडिक नेचर इंक्रीज करेगा। ठीक, इसी तरह से क्या इंडक्टिव इफेक्ट किसी एसिड के एसिडिक नेचर को गिरा भी सकता है? बिल्कुल गिरा सकता है सर। ऐसे ग्रुप लगे हुए हैं जो हवा मार रहे हैं, अगर वो हवा मारे प्लस आई इफेक्ट एसिडिक नेचर को कम कर देगा। जैसे एक छोटे से एग्जांपल से इस बात को शुरू कर लेते हैं। मान लीजिए वो कहे भाई साहब ऐसा है, मुझे ये 2-4 एसिड मिल गए, आप बताइए इनके एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। एक ये ले लेते हैं, एक ये ले लेते हैं, तुम अपने आप समझ जाना, हम वैसे तुम्हें समझा देंगे क्या लिखा है मैंने। मैं थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए इसको ऐसा लिख रहा हूं। कहने का सिर्फ इतना मतलब है, बीच में 3 कार्बन, CH2 CH2 CH2, ऊपर COH नीचे COH। समझ गए बात को? यस सर। समझ लो, तो थोड़ा सा टाइम ऐसे ही मान लीजिए कुछ ऐसे लिख दिया हमने, ये COH, बीच में एक ही कार्बन ले लेते हैं, और ऐसे ही मान लीजिए ऐसे ले लिया, बीच में 2 कार्बन ले लेते हैं। वो कह रहा बताइए जरा इनमें इनके एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या है। तो हमने कहा ये जो 4 आदमी, हमें तो चारों एक जैसे लगते हैं, सब में 2-2 COH ग्रुप लगे हुए हैं, तो जो भी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा वो कैसे प्रिडिक्ट करेंगे? एक चीज क्लियर है, इफेक्ट्स जो भी लग रहा है उनमें आंसर सिर्फ एक ही इफेक्ट दे रहा है, दैट इज इंडक्टिव। मुझे सिर्फ इतना समझ में आ रहा है कि पहले वाले आदमी में कार्बन ही नहीं, बीच में कार्बन ही नहीं, बीच वाले आदमी में 3 कार्बन ठूस दिया आपने। जितने कार्बन बढ़ते जाएंगे इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ता जाएगा, और CH3 का या कार्बन के बढ़ने का इंडक्टिव +I होता है, मानते हो?
प्लस आई इफेक्ट तो सिर्फ बर्बादी ही लाता है। इसका मतलब ये हुआ जितने कार्बन बढ़ते जाएंगे एसिडिक नेचर गिरता जाएगा। ऑर्डर बड़ा ऑब्वियस है, पहला वाला आदमी बेहतर है और दूसरा वाला आदमी बर्बाद। क्लियर? सबसे ज्यादा कार्बन तो यहाँ है, ये सबसे ज्यादा बर्बाद हो गया। यानी ऑर्डर क्या बनना चाहिए? सबसे अच्छा 1 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा। बिल्कुल आसान सवाल। यानी मेरे कहने का मतलब ये हुआ, अगर इसी में मान लीजिए कहीं फ्लोरीन लगा दी जाती जिसको हम कंपेयर कर पाते, तो कहने का मतलब ये हुआ इंडक्टिव इफेक्ट ऐसा है जो एसिडिक नेचर को गवर्न कर सकता है, इंडक्टिव इफेक्ट ऐसा है जो एसिडिक नेचर को घटाया बढ़ा सकता है। लेकिन फिर मैं एक बात बोलूंगा, यही वो इफेक्ट नहीं है जो सब कर देगा। इससे ज्यादा डोमिनेटिंग इफेक्ट है मेरे पास और वो ज्यादा पिक्चर में आएंगे। हाँ, वो अलग बात है कि इसका भी एसिडिक नेचर या बेसिक नेचर डिसाइड करने में रोल है, इसमें कोई शक नहीं। क्लियर है ये वाली बात? यस सर। अच्छा, अब इसी तरह के सारे इफेक्ट्स को इंक्लूड करके एसिडिक नेचर के ऊपर एक दो सवाल कर लेते हैं। क्या रेजोनेंस इफेक्ट एसिडिक नेचर को चेंज कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। क्या बढ़ा सकता है? हाँ सर, बढ़ा भी सकता है। क्या बर्बाद कर सकता है? हाँ, बर्बाद भी कर सकता है। बुरी तरह से बढ़ा सकता है और बुरी तरह से बर्बाद भी कर सकता है, क्योंकि रेजोनेंस सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग इफेक्ट। क्या हाइपर कॉन्जुगेशन से भी असर पड़ता है? अच्छा, सबसे असर पड़ेगा। दे ऑल आर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स जो एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर, कार्बोकेटायंस, कार्बेनाइंस और रेडिकल्स की स्टेबिलिटी में बड़ा रोल प्ले करते हैं। हाँ, साथ में मैंने ये बात और जोड़ी थी, रेडिकल्स की स्टेबिलिटी में इंडक्टिव ना के बराबर थोड़ा सा ही असर डाल सकता है। अदरवाइज इंडक्टिव, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड रेजोनेंस, ये 3 इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज को या इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी को बुरी तरह से अफेक्ट करते हैं। ठीक, अब जैसे एसिडिक नेचर के ऊपर और एक दो बातें कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास सवाल है, इसमें मैं सवाल लेके आया हूं, बहुत सारे सवाल हैं। मैं इस पूरी पीडीएफ को तुम्हें दे दूंगा, तुम आराम से इसमें से कुछ कुछ एक एक दो दो सवाल कर सकते हो। हालांकि मैं अपनी तरफ से सवाल बना रहा हूं, चलो एक दिख गया तो मैं इसी में से ले लेता हूं। बल्कि मैं ये नहीं लेना चाह रहा हूं, मैं दूसरा सवाल लेना चाह रहा हूं। इसको भी लेंगे, अभी ये ले लेते हैं। अब जरा चेक कर लेते हैं कि एसिडिक बेसिक नेचर के ऊपर हमारे रेजोनेंस इफेक्ट या हाइपर कॉन्जुगेशन से कोई असर पड़ेगा। 10 तरह के सवाल ना करके एक ही सवाल कर लेते हैं, सारा बवाल खत्म हो जाएगा। मान लीजिए फिनॉल ले लेते हैं। फिनॉल एक एसिडिक मॉलिक्यूल हो सकता है और मैं यहां पर फिनॉल और सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल के बेसिक एसिडिक नेचर के बारे में बात कर रहा हूं। मान लीजिए आपने फिनॉल की एसिडिक नेचर चेक करनी है और ये सारे आपके सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल्स हैं। अब ये डिसाइड करते हैं कि इनके एसिडिक नेचर पर इन लगे हुए ग्रुप्स के इंडक्टिव, रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन से क्या असर पड़ेगा। बहुत आसान है, लेकिन लेंदी सवाल बना लेते हैं। कुछ लोगों को थोड़ा सा बुरा लगेगा, कुछ लोगों को ये आसान लगेगा और मजा आएगा कि यार इतना लंबा सवाल है, इसको ढूंढ ढूंढ के आंसर निकालेंगे तो मजा आएगा। ये OH लगा दिया, यहां CH2CH3 लगा दिया। कुछ और भी कर लेते हैं। मान लीजिए यहां OH लगा दिया और यहां CH2CT3 लगा दिया। पुरानी बातें रिवाइज हो जाएंगी। यहां OH लगा दिया और एक OCH3 लगा दिया। एक और, ताकि और अच्छी तरह से एक बात रिवाइज हो जाए, यहां OCH3 लगा दिया। ये कुछ हमारे पास सब्स्टिट्यूटेड या नॉर्मल फिनॉल है। आपको बताना है इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इन 11 लोगों के एसिडिक स्ट्रेंथ को आपस में कंपेयर करना। सर 5 सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा सबसे कम अगर दिमाग लगाते हैं तो एक आदमी। 9th वाला कॉमन हो गया क्या? ये 9th डॉटेड नहीं सर, ऐसे बनाया आपने, कंप्लीट नहीं। ये कौन बोल रहा है, कहाँ से बोल रहा है? सर वो रिंग की बात। कौन सर बेटा? ये रिंग है। नहीं बेटा, ये कौन बोल रहा है, नाम बताओ। कुसुम। कुसुम, कहाँ से बोल रही हो? कुसुम, कहाँ से बोल रही हो? घर नोएडा से? सेंटर। नोएडा सेंटर से। अच्छा, तुम घर क्या से। कह रही हो? ये लाइन कह रही हो? लाइन? हाँ ये सर, तो ये ऐसे मतलब दूर दूर ही है। मतलब हाँ, बेंजीन है, सब बेंजीन है, सारे बेंजीन है। यस सर। तो OCH3 सबसे बर्बाद है। 10 बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात। बहुत आसान है, बस आपको इतना समझ में आना चाहिए कि ये जो ग्रुप्स लगे हैं, ये ग्रुप्स एसिडिक नेचर, ये तो कंफर्म है, सब लोग मानते हैं कि जो हाइड्रोजन एसिडिक है वो कौन सी है, ये बताओ, ये समझ रहे हो सब लोग?
कौन सी हाइड्रोजन निकल सकती है? दादा ऑक्सीजन से जो लगी OH वाली। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो पक्का इलेक्ट्रॉन खींचने की तैयारी में है, इसलिए H का प्लस के फॉर्म में निकलना समझ में आता है। यानी जो मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन है वही निकलेगी और वो हमें यहां दिखाई देती। यानी इसमें कोई शक नहीं है कि ये हाइड्रोजन निकल सकती है, ये निकल सकती है, सारी हाइड्रोजन निकल सकती है। अब इन हाइड्रोजन में से जो सबसे आसानी से निकलने के लिए तैयार है वो सबसे अच्छा एसिड होगा, और जो मुश्किल से निकलने के लिए तैयार है वो खराब एसिड होगा। अच्छा, अब ये सोचते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, किताबी मेथड भी है, सरकारी मेथड भी है। अदरवाइज अगर मैं सरकारी मेथड की बात करूं तो क्या कहता है मेरा वाला मेथड कि आप उस OH के H के पास जाके खड़े हो जाइए और इस H से ये पूछिए जाना चाहते हो या नहीं। ठीक, अगर इसने ये बोला हाँ जाना चाहते तो ये अच्छा एसिड हो गया, और अगर इसने ये बोल दिया नहीं यार मजा नहीं आएगा हम तो नहीं जाएंगे, तो ऐसे में ये खराब एसिड माना जाएगा। क्लियर है ये? यस सर। ठीक, अच्छा, ये सारे ही H O से अटैच है, इसका मतलब O की वजह से जो इस H के ऊपर फीलिंग है वो तो सिमिलर। इसका मतलब जो भी डिसाइडिंग फैक्टर है वो डिसाइडिंग फैक्टर ये ग्रुप जो लगे हुए हैं ये लोग डिसाइड करने वाले हैं सब कुछ। अब ये लोग कुछ करते हैं, इनके कुछ करने से इस H को या तो जाना अच्छा लगता है या इस H को प्लस के फॉर्म में जाना बुरा लगता है। ऐसे में आपको डिसाइड करना है कि इन ग्रुप्स की प्रेजेंस इस H को प्लस के फॉर्म में भेजना चाहती है या इस H को प्लस के फॉर्म में भेजने से रोक रही। एक ही बात बोलूंगा, जो पहली बार सुन रहे हैं वो भी सुन सकते हैं। H का प्लस के फॉर्म में निकलना यानी H प्लस का निकलना, यही एसिडिक नेचर होता है। एसिड वो होता है जो आसानी से H प्लस प्रोवाइड कर सके, जिनको ब्रॉन्स्टेड एसिड बोला जाता है। यानी इन सब में जो आसानी से H प्लस निकलना चाहता है ये वो H होगा जो ये कहेगा उस लगे हुए ग्रुप की वजह से मेरे पास से मेरे अपने इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे हैं। यानी अगर इस H को ये लग गया कि ये जो ऑक्सीजन के साथ डंडा बना है इसका, ये वाला, इस बॉन्ड के जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कोई लगा हुआ ग्रुप पीछे से खींच रहा है, तो ऐसे में H को ये लगेगा ले जाओ मेरे इलेक्ट्रॉन, मैं चला प्लस के फॉर्म में। क्योंकि प्लस के फॉर्म में निकलने का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स छोड़ के जाना, लेके जाना नहीं। क्योंकि अगर आप लेके जाएंगे इलेक्ट्रॉन तो आपके ऊपर माइनस आएगा। यानी H का प्लस के फॉर्म में निकलना तभी आसान हो सकता है जब H ये कहे ले जाओ मेरे इलेक्ट्रॉन। यानी कोई ऐसा ग्रुप लगाओ जो खींचता है, चाहे रेजोनेंस की वजह से खींचे, चाहे हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से खींचे, चाहे इंडक्टिव की वजह से खींचे। अगर खींचने वाला ग्रुप आपने लगा दिया तो हाइड्रोजन ये कहेगा ले जाओ मेरे इलेक्ट्रॉन, मैं निकलूंगा प्लस के फॉर्म में। इस वजह से वो आदमी अच्छा एसिड माना जाएगा। लगे हुए ग्रुप्स का इफेक्ट आपको आता है, आप फटाफट अपना जुगाड़ लगा सकते हैं। अगर इस OH ग्रुप के नीचे यहां पर अगर प्लस आ जाए, सोचिए आप, मैं सरकारी मेथड की बात कर रहा हूं, अगर इस OH ग्रुप के नीचे यहां प्लस आ जाए तो H को क्या लगेगा? H को लगेगा अरे वाह नीचे प्लस है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। वो प्लस क्या करता है? इलेक्ट्रॉन खींचता है। और अगर ये वाला प्लस इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो H का प्लस के फॉर्म में निकलना आसान हो जाए। बताओ समझे बात? यस सर। यानी जो भी ग्रुप्स लगे हैं, अगर उन ग्रुप्स के इफेक्ट को तुम यहां लिख सको और ये डिसाइड कर सको कि ये आया इफेक्ट इस H को प्लस के फॉर्म में जाने के लिए कह रहा है या जाने से रोक रहा है, आपके लिए आसान हो जाएगा। तो मुझे जो समझ में आता है वो यही आता है कि अगर OH ग्रुप के नीचे प्लस आ जाएगा तो इस प्लस की वजह से इलेक्ट्रॉन खींचे जाएंगे और खींचने की वजह से हाइड्रोजन प्लस के फॉर्म में निकल सकता है। लेकिन अगर यहां माइनस आ गया तो माइनस इलेक्ट्रॉन रिपेल करेगा, रिपेल करने की वजह से इलेक्ट्रॉन H के पास जाएंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन H के पास जाएंगे तो उसका प्लस के फॉर्म में निकलना मुश्किल हो जाएगा। आप निशान लगाना जानते हैं, निशान लगाते जाइए। जहां सबसे बड़ा प्लस दिखाई दे OH के नीचे वो सबसे अच्छा एसिड होगा, और जहां सबसे बड़ा माइनस दिखाई दे वो सबसे खराब बेस होगा। मानते हो? यस सर। बस खत्म हो गई बात। सबसे बड़ा माइनस वो होगा सर जो रेजोनेंस की वजह से आता है, रेजोनेंस सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग इफेक्ट, और सबसे बड़ा प्लस वो होता है जो रेजोनेंस की वजह से आता है, वो सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग इफेक्ट होता है। हमने कहा फिर तो बात ही खत्म हो गई। रेजोनेंस की वजह से आने वाला प्लस उस आदमी के अंदर होगा जो या तो ऑर्थो पे लगा है या पैरा पे लगा है, और वो -R इफेक्ट शो करता है, और वो आदमी हमारा NO2। ये NO2 ये कहता है कि भैया ऐसा है, हम पैरा पे लगे हैं, रिंग से लगे हैं, प्लस सर्कुलेट करेंगे ऑर्थो और पैरा पर, ये पोजीशन पैरा है, यहां पक्का प्लस आने वाला है। क्लियर है ये वाली बात? यहां पक्का प्लस आने वाला है। किस इफेक्ट से? रेजोनेंस। -R इफेक्ट लगेगा, प्लस सर्कुलेट करेगा। दिस इज स्ट्रॉन्ग -R इफेक्ट ऑफ NO2। -R एंड -I बोथ। मजा आ गया एकदम। ये हाइड्रोजन कह रहा है नीचे प्लस आ गया, भागो प्लस के फॉर्म में, क्योंकि ये प्लस इलेक्ट्रॉन चूस रहा है, ये सारे इलेक्ट्रॉन नीचे चूस लेगा, जिसकी वजह से H का प्लस के फॉर्म में निकलना आसान हो जाएगा। और सोचो अगर इस आदमी की बात करें, कहां गया ये, इस आदमी की बात करें, ये बर्बाद।
O पर लोन पेयर, रिंग से लगे पहले एटम ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, कौन सा चार्ज Minus सर्कुलेट charge. करेगा? नेगेटिव चार्ज। Negative. यानी नेगेटिव क्या चार्ज, कि वो नेगेटिव भी चार्ज रेजोनेंस सर्कुलेट वाला। करेगा, वो भी रेजोनेंस वाला। ऑर्थो पैरा पर रेजोनेंस वाला कौन सा इफेक्ट? प्लस आर इफेक्ट। प्लस आर। परेशान, बर्बाद। ये कह रहा भाई क्या कर दिया, यहां से एच के फॉर्म में निकलना ही मुश्किल हो गया, क्योंकि अगर यहां माइनस आएगा तो इलेक्ट्रॉन ऊपर रिपेल होंगे, इलेक्ट्रॉन ऊपर रिपेल होंगे तो एच का प्लस के फॉर्म में निकलना मुश्किल हो जाए। इसका मतलब इसमें तो क्लियर है, बिल्कुल डाउट ही नहीं है कि सबसे अच्छा एसिड हमारा 5th होगा और सबसे खराब एसिड हमारा ये वाला 10वां। बिल्कुल क्लियर। निशान लगाते जाइए, पूरा ऑर्डर बन जाएगा, 1 सेकंड का काम। बना लोगे सब लोग? बहुत सारे लोगों ने आंसर भी दे दिया है। पहला निशान लगाते हैं, CH3 अगर रिंग से अटैच हो। जिन लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रहा है वो हर सवाल के जवाब का इस चक्कर में मत रहा करें कि बाकी बच्चों ने आंसर दे दिया। सब लोग जिन लोगों ने पहली बार सीखा है उसको समझे बात को, पुरानी बातों को भी याद रखना है। लास्ट क्लास में भी बात हुई थी, अगर रिंग से CH3 अटैच होता है या डबल बॉन्ड के बगल में CH3 लगा होता है तो यह हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट शो करता है, और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट की वजह से वो नेगेटिव चार्ज सर्कुलेट करता है। याद है सबको ये बात? Yes, sir. और वो नेगेटिव चार्ज वो करता लेकिन ऑर्थो पैरा पर है। ये कौन सी पोजीशन है CH3 के रेस्पेक्ट में? Beta. मेटा पर तो नेगेटिव नहीं Beta. आएगा, यानी कि CH3 का सिर्फ कौन सा इफेक्ट लगेगा? इंडक्टिव। और CH3 का इंडक्टिव है डेल नेगेटिव, प्लस आई इफेक्ट। ये CH3 यहां प्लस आई इफेक्ट शो कर। क्लियर? फिर आते हैं CH3 पे। ये तो सर पैरा पे लगा, ये तो हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा और हाइपर कॉन्जुगेशन से नेगेटिव चार्ज पैरा पे दे देगा ऊपर। इसका मतलब यहां पर CH3 का हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट भी लग रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट भी लग रहा है, यहां बाकायदा माइनस आएगा हाइपर से। लेकिन सर ये वाला माइनस और इस वाले माइनस में फर्क है सर, ये वाला रेजोनेंस वाला माइनस है, ये तो बर्बाद कर देगा एसिडिक नेचर, ये फिर भी कुछ इससे तो बेहतर होगा। क्लियर है? इधर आते हैं NO2, अरे ये तो प्लस सर्कुलेट करता है, कहां करता है? ऑर्थो पैरा पे। ये कौन सी? मेटा। मेटा पर प्लस नहीं आएगा, इसका मतलब NO2 का सिर्फ कौन सा इफेक्ट लगेगा? Inductive. और NO2 का इंडक्टिव माइनस आई होता है जो डेल प्लस देने का काम करता है। बताओ एसिडिक नेचर इंप्रूव हो रहा है या बुरा लग रहा है इसके आने से? इम्प्रूव हो रहा है। इंप्रूव हो गया, अरे प्लस आ गया भाई, इम्प्रूव प्लस। हो रहा, थोड़ा सा खींच रहा है। भले ही डेल प्लस है लेकिन फिर भी ठीक, कम से कम इनसे तो बेहतर ही। ये तो माइनस आ रहा है, ठीक। इधर आते हैं, ये तो मस्ती हो गया। इधर आते हैं, CD3 है। CD3 सर हाइपर कॉन्जुगेशन शो करता है जैसे CH3 करता, लेकिन मेटा पैरा पर मेटा पे लगा तो सिर्फ डेल नेगेटिव देगा और यहां पर सिर्फ प्लस आई इफेक्ट लगेगा। दिस इज प्लस आई। अब सर ये भी डेल नेगेटिव दे रहा, ये भी डेल नेगेटिव दे रहा, बड़ा झंझट हो गया। कोई झंझट नहीं है, हमें पता है CD3 का इंडक्टिव ज्यादा होता है CH3 से, और CD3 का इंडक्टिव अगर ज्यादा है तो ये डेल माइनस बड़ा है, ये डेल माइनस छोटा है। ये डेल माइनस बड़ा है तो ये ज्यादा खराब एसिड माना जाएगा एज कंपेयर टू दिस। क्लियर? यस। अब आते हैं CT3 पे। ये कह रहा अरे भाई मेरा भी प्लस आई ले लो, मुझसे भी डेल माइनस ले लो, और ये डेल माइनस और बड़ा, बिकॉज CT3 का प्लस आई और तगड़ा होता है। इसका मतलब ये हुआ, ये आ गया। अब इधर आते हैं, CH2 CH3 कहां लगा है? पैरा पर। अरे ये तो हाइपर कर देगा, अब हाइपर कर देगा तो माइनस दे देगा, यहाँ माइनस आ जाएगा। कौन से इफेक्ट से आ जाएगा? हाइपर से आ जाएगा। अरे सर बड़ा झंझट हो रहा है, बड़ा झंझट हो गया। ये भी हाइपर आ रहा है, इधर भी हाइपर आ रहा है, हाइपर ही हाइपर। चक्कर क्या है? आप कैसे डिसाइड करेंगे? अरे 2 कार्बन, यहाँ 2 अल्फा हाइड्रोजन है, समझ में आ रहा है? और Yes, यहाँ sir. 3 अल्फा हाइड्रोजन हैं। इसका हाइपर तगड़ा है सर, और अगर इसका हाइपर तगड़ा है तो ये माइनस तगड़ा है, ये माइनस तगड़ा है तो ये बेस सॉरी एसिड खराब, खराब। इससे तो खराब। इधर आते हैं, इधर CH2 CH3 हमने कहा रे ये भी हाइपर लगाएगा, बहुत सारे हाइपर लग गए, अब बड़ा झंझट है। लेकिन यहाँ 2 हैं तो इसका मतलब इससे तो ये हार गया, ठीक है भाई, ये हार गया इससे, Yes, sir. ठीक। लेकिन अब झंझट क्या है? यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, अब क्या करें? Sir, अब inductive. इंडक्टिव किसका लग रहा है? CT3 सर। CT3 का ज्यादा है. बगल में CT3 है सर, ये ज्यादा फूंक देगा। CT3 का प्लस आई ज्यादा होता, इसका मतलब ये वाला माइनस इस माइनस से बेहतर, और अगर ये वाला माइनस इस माइनस से बेहतर है तो फिर ये खराब एसिड है इससे। क्लियर? क्योंकि माइनस जितना बेहतर एसिडिक नेचर उतना खराब। सब लोग समझ रहे हैं बात को? Yes, sir. उसके बाद आ गया आपका ये, और उसके बाद OCH3। यहाँ क्या आएगा? कौन सा चार्ज सर्कुलेट करता है? माइनस कहाँ आई करता है? सर, और माइनस आई ये आएगा। ये मेटा पोजीशन है, मेटा पोजीशन पे OCH3 का कौन सा इफेक्ट लगेगा? कौन सा इफेक्ट लगेगा? Inductive. sir. और OCH3 का इंडक्टिव माइनस आई। माइनस आई होता है। सर माइनस आई। पिछली बार भी बताया था, फिर बता रही है, OCH3 OR ग्रुप बहुत कंफ्यूज करता है। जब रेजोनेंस की बारी आती है तो बारह पे देता करना है, सर। जब रेजोनेंस की बारी आती है तो देता है प्लस आर, और जब खींचने की इंडक्टिव की बारी आती है तो खींचता, उल्टा।
रेजोनेंस की वजह से देता है, इंडक्टिव की वजह से खींचता है। यहां इंडक्टिव लग रहा है तो खींचेगा, और खींचने की वजह से क्या देगा? डेल प्लस। दिस इज माइनस। सब लोग इस बात को याद रखेंगे। OCS3 जनरली बच्चों को कंफ्यूज करता है, इसको याद रखो। OR ग्रुप अगर रेजोनेंस की कहानी चल रही है तो माइनस देगा, क्योंकि ये रेजोनेंस डोमिनेटिंग इफेक्ट है। लेकिन जब बातें रेजोनेंस की ना हो रही हैं और ये चूस मेटा पर लगा हो, तो उस टाइम पर ये चूसने का काम करेगा और प्लस डेल प्लस देगा माइनस आई इफेक्ट से। सो OR ग्रुप चाहो तो अलग से कहीं कॉपी में छोटा सा लिख भी लेना, OR ग्रुप इज एक्चुअली प्लस आर इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट, प्लस आर एंड माइनस आई। अब तो सारे निशान तुमने लगा दिए, अब तुम्हें पता ही है क्या कौन सा निशान क्या करेगा, तुम सब जानते हो। नीचे प्लस आएगा तो एसिडिक नेचर बढ़ जाएगा, नीचे माइनस आएगा तो एसिड नेचर गिर जाएगा। तो जो सबसे अच्छा एसिड लगता है वो सबसे अच्छा एसिड हमारा 5वां। फिर कौन है? 11वां। सबसे अच्छा सर एसिड 4th आएगा। फिर 4th आएगा। NO2 का माइनस आई कहीं तगड़ा होता है OCS3 के माइनस आई से, और उसके बाद 11 आना चाहिए, है ना? 11वां। उसके बाद हमारा नॉर्मल फिनॉल आ जाना चाहिए, सेकंड। उसके बाद डेल माइनस, जो कम वाला डेल पहला। माइनस। सबसे छोटा डेल माइनस। बिल्कुल सही बात, पहला। फिर थोड़ा और, सर छठा। फिर छठा, बिल्कुल सही, थोड़ा और, सेवन, सर 7वां। थोड़ा और, 8, 8 CS2 CS3 की, हाँ बिल्कुल सही है, 8। फिर 9 9th का डेल माइनस बड़ा, 9th का माइनस बड़ा होगा ना, CT3 का प्लस आई तगड़ा होता है। Yes, sir. यही तो अच्छा सवाल था, बताओ। इस पूरे सवाल में यही दोनों पार्ट अच्छे थे, एक ये वाला और ये वाला, इन्हीं का कंपैरिजन तो मस्त है। कितना अच्छा सवाल, सोचिए मेंस लेवल पर IIT के पेपर में आ गया, बड़ा बड़ा बढ़िया सवाल एकदम। हो सकता है एडवांस लेवल का भी बना सकता है। ये आदमी और ये आदमी, बताइए अच्छा एसिड कौन सा है? पब्लिक हिल जाएगी जिसको आइडिया ही नहीं है, वो कहेगा अरे यार हाइपर दोनों का बराबर है, अब कैसे डिसाइड करेंगे? उनको आइडिया ही नहीं है कि CT3 का प्लस आई देखा जाए। हर बार CT3 का प्लस आई नहीं देखा जाता, कभी उसका हाइपर भी देखना पड़ सकता है। इस सवाल में हम और ऑप्शंस ले सकते थे जिसमें CD3 और CT3 को पैरा पे लगा देते। मेरी बात समझ रहे हो? उस टाइम पर उनका हाइपर देखते, लेकिन हाइपर हार जाता। किससे? CS3 से। हाइपर हारता है, इंडक्टिव जीतता है। याद है ये वाली बात? Yes, sir. यस सर। उसके अकॉर्डिंगली हमने देख लिया। 9th आ गया, 9th के बाद 3rd सर। 3rd आएगा। हाँ 3rd आएगा। 3rd के बाद 10th। 10th। ये ऑर्डर बनना चाहिए। सारे हो गए भाई? एक बार देख Yes, लेना sir. सारे यस लोग। सर। 5 4 11 2 1 6 7, 5 4 11 2 7 गलत लिख दिया हार्दिक। ऋषभ 5 11 2, हाँ ऋषभ ने भी गलत लिख दिया। अजय ने 5 4 11 2 सर मैंने 1 6 7, प्लस एच कंसीडर नहीं किया। हाँ ये सब ध्यान रखना। ये सही लिखा है, किसने लिखा? अजय ने सही लिखा है, शाबाश। सूर्यांश ने भी गड़बड़ लिख दिया है। सब लोग आराम से चेक कर लो। ये बहुत आसान सा मेथड होता है, मतलब समझो ये किसी को बताने वाला नहीं होता कि हम बताएंगे ऐसे लिख देंगे, नहीं लिखना, आंसर लिखिए बस, ऐसा आंसर, सीधे सीधे आंसर बस। ये सरकारी हो गया। किताबी मेथड के थ्रू अगर कोई मुझसे पूछे, अच्छा देखते तुम इस कौन कौन जवाब दे पाए। कोई किताबी मेथड से इस बात को प्रूव करके दिखा दे कि व्हाई दिस 5th इज द बेस्ट एसिड एंड द 10th इज द लीस्ट एसिड। कोई किताबी सर मेथड, हाइड्रोजन हटाएंगे, स्टेबिलिटी चेक कर लेंगे। बस बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। अगर आप 5वें को सबसे अच्छा दिखाना चाहते हैं तो आप यहां पर आइए। हमने पहले भी बताया था कि जब सरकारी मेथड की बात होती है तो OH को वहीं छोड़ दीजिए, उसको वहीं रहने दीजिए, नीचे वालों को ऊपर लेके आइए। ये ले आइए, माइनस प्लस ये वो, ये दूसरों का असर ऊपर चल रहा। और जब आप किताबी बात करते हैं तो उस टाइम पर इन लोगों को वहीं रहने दीजिए, ऊपर वाले आदमी को नीचे लेके आइए। यानी अगर आपको ये चेक करना है कि 5वां वाला आदमी सबसे अच्छा एसिड है तो आप क्या कहेंगे? इस H को यहां से हटा दो, हटाने के बाद यहां माइनस आएगा, माइनस को चक्कर कटाओ, लाओ लाओ लाओ, यहां आएगा कि नहीं माइनस पैरा पे? आएगा सर। आएगा। और जैसे ही पैरा पे आएगा NO2 क्या बोलेगा? आइए हमारे अंदर भी आइए, क्योंकि हम N डबल रेजोनेंस हो बॉन्ड जाएगा। है। देखिए हम भी तो रेजोनेंस करेंगे, ये इसके अंदर भी आए। इसका मतलब दिस नेगेटिव चार्ज इज मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज, NO2 के साथ भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। सो ड्यू टू दिस माइनस आर इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट, दिस नेगेटिव चार्ज इज हाईली स्टेबल। सो रिमूवल ऑफ H फ्रॉम दिस कंपाउंड इज जबरदस्त, मोस्ट एसिडिक। क्लियर? Yes, sir. सर 411, क्या बेटा? सर 411 से क्यों बैठ कर बताइएगा? 4 11 से 4 इन दोनों में? यस सर। अरे NO2 का माइनस आई OCS3 से कहीं तगड़ा है। NO2 स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट शो करता है यार, बहुत तगड़ा। तुम ये सोच रहे हो N लगा है और यहाँ O लगा है, ऐसा तो नहीं सोच रहे हो?
ये अकेला एन नहीं है, पीछे दो ओ भी लगे हैं, स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, चूसने वाला ग्रुप जबरदस्त चूसता है। द माइनस आई इफेक्ट अगर अब आज याद कर लिया हो तो इसको लिख भी लेना, ये 2-4 बार लिखोगे याद हो जाएगा। माइनस आई ऑफ NO2 इज मच मोर ग्रेटर देन द माइनस आई इफेक्ट ऑफ OCS3 को, बिल्कुल लिख सकते हो। सर ये तो पूरी टेबल ही याद कर। अब पूरी टेबल ही याद कर लो, बहुत जरूरी है। समझ में आई मेरी बात? सर अगर किसी में ऑक्सीजन एंड सल्फर साथ में आ तो सर कंपेयर कैसे करेंगे? सल्फर कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, मतलब हम अभी एक आध सवाल ले लेते हैं जिसमें सर, ऑप्शन एसिड आ रहा है। अब एसिडिक नेचर की बात कर, एक सवाल ले लेता हूं मैं, एक ही सवाल लेता हूं अभी, उससे थोड़ा सा और क्लियर होगा और थोड़ी सी और क्लैरिटी है, लेकिन वो बहुत अच्छे लेवल का सवाल होगा, वो मुश्किल सवाल होगा जिसमें अलग सी बात आती है, लेकिन फिर भी क्योंकि हम एसिडिक नेचर की बात कर रहे हैं तो जो भी चीजें, हालांकि ये पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चलता रहेगा, तो ऐसा नहीं कि सारी दुनिया उठा के हम आज डिस्कस कर सकते हैं, बट ये कि ठीक है कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो डिस्कस कर लेनी चाहिए, आगे जब आएंगी तब आती रहेंगी। किसी को कुछ पूछना है अब? यस सर। हाँ। जैसे इंडक्टिव इफेक्ट का टेबल है ना सर, तो सर ऐसे सर रेजोनेंस का टेबल है यार ये रेजोनेंस वाले टेबल पे बहुत बवाल हो चुका है, एक बार पता नहीं मैंने कुछ बोल दिया था किसी के बारे में, तो वो इतना YouTube पे बवाल मच गया उसका। अब रेजोनेंस की टेबल का कोई लॉजिक नहीं है, हालांकि तुम चाहो तो तुम बताओ रेजोनेंस की टेबल का क्या लॉजिक हो सकता है भाई? आप यही तो जानना चाह रहे हैं कि मेरा माइनस आर तगड़ा है या आपका माइनस आर तगड़ा है, यही तो जानना चाह रहे हैं। अरे तो भाई ये तो लॉजिकल है भाई, दोनों लोग माइनस आर इफेक्ट लगाएंगे तो इसका मतलब दोनों लोग प्लस सर्कुलेट करेंगे। अब जब दोनों ही प्लस सर्कुलेट करेंगे तो डिसाइडिंग फैक्टर इंडक्टिव बचेगा, तो इंडक्टिव से निकाल लेना आंसर। सुनो कोई, हालांकि तुम जैसा सोच रहे हो वो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन जब तुम करोगे तो हम वो टेबल तुम्हें दे देंगे कि कौन से स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर्स होते हैं, कौन से वीक एक्टिवेटर्स होते हैं, वो भी तुम्हें मिल जाए। लेकिन फिर भी एक आध सवाल और लूंगा जिसमें तुम ही से पूछूंगा कि बताओ क्या तुम्हें वाकई में टेबल की जरूरत पड़ रही है कि नहीं, वो अगर मेरे पास सवाल हुए तो मैं एक सवाल बनाने की अभी कोशिश कर रहा हूं, उससे तुमको पूछता हूं कि तुम बताओ इसमें टेबल की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, ठीक है ना? तो तुम अभी किसी के चक्कर में मत पड़ो, कहीं चक्कर में मत पड़ो। जनरली कई लोग बोलते हैं कि भाई टेबल की बहुत जरूरत पड़ती है, माइनस आई की टेबल की जरूरत पड़ती है, प्लस आई की, हाँ उनकी पड़ती है, लेकिन रेजोनेंस इफेक्ट में कोई टेबल वेबल होना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए निशान कौन सा लगेगा। अब अगर निशान कॉमन आ गया, जैसे ये बताइए ये वाला निशान माइनस का था और ये वाला माइनस भी है, मतलब समझ मेरी बात को, जैसे दो माइनस आ गया हाइपर वाले, आप कैसे डिसाइड करेंगे? तो इंडक्टिव लगा देंगे ना, नहीं समझे भाई? यहाँ CS3 होता और CD3 होता, दोनों है, CS3 भी और CD3, अब दोनों माइनस देंगे। यस सर। लेकिन जब दोनों माइनस देंगे तो क्या हमें ये नहीं पता है कि उसमें से माइनस किसका तगड़ा है किसका कमजोर है? हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट से तो निकाल सकते हैं, लेकिन अगर रेजोनेंस की वजह से दोनों माइनस दे रहे होते, अब आप कैसे डिसाइड करेंगे? तो अगर रेजोनेंस की वजह से दोनों माइनस दे रहे होते, जैसे यहाँ OCS3 लगा, ये देखो ये OCS3 ये माइनस दे रहा है। यस सर। आप सोचो यहाँ NH2 लगा होता तो क्या वो माइनस नहीं देता? N पे भी तो लोन पेयर होता है। यस सर। अब ये सो तुम दोनों लोग सर माइनस दे रहे हैं, यानी दोनों प्लस आर इफेक्ट शो करेंगे। अब टेबल के बिना कैसे काम चलेगा? अरे चल जाएगा ना यार, ये O दे रहा है, O पर कैसे दे रहा है? O का लोन पेयर अंदर आएगा तो O पे प्लस आएगा। यस सर। N का लोन पेयर अंदर आएगा। सर एन का ये हो जाएगा, ओ पे पॉजिटिव आ रहा है तो सर O का पॉजिटिव सर जैसे ही प्लस लेगा चूसना शुरू कर देगा, N का प्लस कहेगा ठीक है कम इलेक्ट्रोनेगेटिव में चल जाएगा, इसका मतलब दिया किसने ज्यादा? N ने, समझे बात? इसलिए उसका प्लस आर ज्यादा हो गया। मेरी बात समझ? तो इसलिए हम क्यों याद कर रहे हैं? हम तो सिंपल से लॉजिक लगाएंगे, हमारा काम चलता रहेगा, अननेसेसरी टेबल याद करते रह जाएंगे। तो बहरहाल जैसे जैसे चीजें आगे आएंगी वो तुम्हें बता दी जाएंगी, बट कोई रिलेवेंट चीज नहीं है। आपके आंसर्स कभी नहीं रुकेंगे अगर आप थोड़ा सा अकल लगा के काम करेंगे, और इतनी ऐसे अकल लगाओगे तो आगे और जब चीजें पढ़ोगे ना तो आसान भी लगेंगी। कुछ कुछ याद करना शुरू कर दोगे तो आगे बवाल मचने लगेगा। समझने की कोशिश कर रहे हैं। सर मैंने VK जायसवाल से क्वेश्चंस करे थे, जरूरत तो ऐसे नहीं पड़ी थी सर, कम ये तो पता भी नहीं था कि रेजोनेंस का भी ग्राफ नहीं पड़ेगी, आपको नहीं जरूरत पड़ेगी। काफी सवाल निकलते रहेंगे, जो रुक भी रहे हैं सवाल वो धीरे धीरे करके हो जाएंगे, कुछ चीजें आगे भी आती हैं, धीरे धीरे करके वो भी हो जाएंगे, ठीक है ना? अच्छा बहरहाल, तो अब हम जैसे इसी में जो बात करना चाह रहे थे वो और थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। ये सवाल हैं बहुत सारे, आराम से ले लेना, घर में कर लेना, थोड़े थोड़े इसमें से देखकर हम अपनी तरफ से कुछ कुछ जो पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट उनको पहले डिस्कस कर लें। तो जिस तरह से ये एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बात कर रहे थे, उसी तरह से कोई पॉइंट था, मैं भूल गया मैं क्या डिस्कस करने जा रहा था। तुम लोग सवाल पूछ लेते हो मैं भूल जाता हूँ। क्या था लास्ट जो हम डिस्कस कर रहे थे? आपने कहा तो सल्फर का सवाल लेंगे। सल्फर वाला, हाँ कहीं वो छूट ना जाता, बिल्कुल याद आ गया। अब जैसे मान लो सीधी सी बात करें, ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे अभी के लिए, लेकिन फिर भी मान लो कोई ये कहे, तो ये बताइए इनमें से अच्छा एसिड कौन सा है? जैसे एक ये ले लेते हैं,
ये एक सवाल, अच्छा सवाल है। अब वो हमसे ये जानना चाह रहा है, बताइए इनमें से अच्छा एसिड कौन सा है। अब ये सब जुड़े हुए हैं, मतलब सब सारे डंडे जुड़े हुए हैं आपस में, हमने बनाए नहीं ऐसे करके, सब जुड़े हुए हैं। अब वो कह रहे सबसे अच्छा एसिड कौन सा है। तो अब सबसे पहले तो ये सवाल उठता है कि एसिड तुम हो क्यों। सबसे पहले तो ये सवाल उठता है कि तुम एसिड हो क्यों। तो देखो लॉजिक बहुत क्लियर है कि ऑक्सीजन या सल्फर जो कि विड्रॉइंग नेचर के लोग हैं, जो कि रिलेटिवली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, तो ये पक्का इलेक्ट्रॉन चूसते तो होंगे ही। इनके इलेक्ट्रॉन चूसने की वजह से कार्बन पे लगा हाइड्रोजन एसिडिक नेचर तो रखेगा, मानते हो कि नहीं। यानी जो मेरा दिमाग कहता है वो ये कहता है कि हाइड्रोजन सर यहां से भी निकल सकता है। देखिए आप दोनों तरफ ऑक्सीजन लगे चूसेंगे तो यहां से भी हाइड्रोजन के निकलने की संभावना है, और हाइड्रोजन यहां से भी निकल सकता है बीच में से, क्योंकि दोनों तरफ सल्फर लगे हैं, थोड़ा सा चूसेंगे तो यहां से भी एच का निकलना आसान। डिसाइड ये करना है कि भाई यहां से निकलना आसान है या यहां से निकलना आसान, ये डिसाइड करना है। अब ये सवाल थोड़ा सा मुश्किल है, ये आसान नहीं। जनरली जितना तुम्हें पता है, हालांकि थोड़ा सा और पढ़ाया भी जाएगा बाद में, जितना तुम्हें पता है वो कि सर ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, सल्फर से कहीं ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, इसके चूसने की शक्ति ज्यादा है, इसलिए यहां से एच का निकलना बेटर लगता है। बताओ मानते हो। निकिता ने आंसर दिया बी इज ग्रेटर देन ए। निकिता बिल्कुल सही कह रहा है, लेकिन फिर भी सेकंड वाला आदमी पहले वाले से ज्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि तुम जो आंसर दे रहे हो वो चूसने की शक्ति के ऊपर बेस्ड है, जबकि हम यहां पर एक चीज छोड़ चुके हैं। ये चूसना फूसना तो जब सामने आता है जब आप रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन को किनारे कर देते हैं, तभी तो ये चूसने फूसने की बात करते हैं। अदरवाइज डोमिनेटिंग इफेक्ट क्या होते हैं? रेजोनेंस इफेक्ट होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। सर वो सब तो यहां छोड़ दिया। हमने कहा छोड़ इसलिए दिया क्योंकि यहां कुछ है ही नहीं यार, रेजोनेंस का कोई कंडीशन ही नहीं है। काय की रेजोनेंस हो रही है? अरे सर लोन पेयर है। अरे तो लोन पेयर की रेजोनेंस कार्बोकैटायंस के साथ होती है, याद है, निगेटिव चार्ज के साथ नहीं होती है। सबको याद आ रहा है? कार्बोकैटायंस लोन पेयर से इन्वॉल्व होते हैं रेजोनेंस में। H प्लस के निकलने से कार्बोकैटायन बनेगा या कार्बन आयन? H प्लस के निकलने से माइनस आएगा ना, कार्बन आयन। कार्बन आयन का लोन पेयर से क्या लेना देना सर? ये तो ना रेजोनेंस की कोई कंडीशन नहीं है, कोई रेजोनेंस की कंडीशन नहीं है। एक कंडीशन और वही तुम्हें समझनी है कि सल्फर के बगल में अगर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इसी तरह से क्लोरीन के बगल में अगर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो स्टेबिलिटी बढ़ रही। क्यों बढ़ रही है? बिकॉज ऑफ बैक रेजोनेंस, जिसको बैक बॉन्डिंग बोल सकते हैं आप, या डी ऑर्बिटल रेजोनेंस बोल सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ, यहां पर जो माइनस आएगा और जो यहां माइनस आएगा, इन दोनों माइनसों को अगर देखें तो अगर आप सिर्फ इंडक्टिव की बात करेंगे तो आपको पहला वाला आदमी बेहतर लगेगा, लेकिन एक्चुअली रेजोनेंस इन्वॉल्व है। दिस सल्फर हैज वेकेंट डी ऑर्बिटल्स एंड ऑक्सीजन के पास कोई वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं। यानी ये जो इलेक्ट्रॉन्स है H प्लस के जाने के बाद, ये जो दो इलेक्ट्रॉन बचेंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन सल्फर के वेकेंट ऑर्बिटल में डीलोकलाइज्ड हो सकते हैं। और अगर ये डीलोकलाइज हो सकते हैं तो ऐसे में इन इलेक्ट्रॉन्स का रेजोनेंस अगर सल्फर के अंदर हो गया तो इस कार्बन के ऊपर आने वाला बोझा सल्फर के साथ बट सकता है, जिसकी वजह से इस नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी पहले वाले नेगेटिव चार्ज से बेटर मानी जाएगी। बिकॉज ऑफ दिस डी ऑर्बिटल रेजोनेंस, द वेकेंट डी ऑर्बिटल ऑफ सल्फर, वो इन इलेक्ट्रॉन्स को एकोमोडेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से इस आदमी की स्टेबिलिटी इस आदमी से बेहतर है। इसलिए इस आदमी से H का निकलना उस आदमी के H से निकलने से बेहतर माना जाएगा। इसलिए दूसरा वाला आदमी पहले वाले आदमी से कहीं बेहतर एसिड माना जाएगा। कुछ समझ पाए बात को? रिपीट कर फिर से बोल रहा हूं, अगर मैं सिर्फ इंडक्टिव को देखता हूं तो मैं यही कहूंगा कि भाई ऑक्सीजन की वजह से H का निकलना बेटर लगता है, सल्फर की वजह से H का निकलना यहां से मुश्किल लगता है, ठीक। लेकिन इंडक्टिव से पहले रेजोनेंस आता, हाइपर आता है, वो सब तो चेक करिए, वो तो दिख नहीं रहा है। एक्चुअली है इसलिए क्योंकि नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन्स कहां से आए? वो इलेक्ट्रॉन्स भाई यहां पर पहले H ऐसे ले लो, यहां पर H रहा होगा, जो कंपाउंड है हमारा वो ये, यहां पर हमारा ये H रहा, ठीक। अब इसके पास दो इलेक्ट्रॉन यहां शेयरिंग में लगे होंगे, यही तो होता है मॉलिक्यूल। ये हमारा दो हाइड्रोजन होंगे ना, समझ लो कि नहीं बात को? ये कार्बन है ना, तो दो हाइड्रोजन लगे होंगे, हम एक को दिखा रहे थे। तो ये जो हाइड्रोजन है ये यहां से निकला, अगर निकला तो एसिडिक नेचर की बात चल रही है ना। तो अगर ये निकला प्लस के फॉर्म में तो क्या ये इलेक्ट्रॉन लेके गया या छोड़ के? छोड़ के गया। अभी उसने कहा भाई हम तो छोड़ के चले गए, तभी तो प्लस के फॉर्म में निकलेंगे। तो ये H कह रहा भाई हम तो चले गए, हम चले गए, तो ये जो सिस्टम बच गया, ये पूरा सिस्टम अब बन गया एक नेगेटिव चार्ज। नाउ दिस इज अ नेगेटिव चार्ज। अब इस नेगेटिव चार्ज का करना क्या? इस नेगेटिव चार्ज को आप सल्फर के अंदर अगर डीलोकलाइज्ड कर सके तो कार्बन के बोझे को बांटा जा रहा है, और अगर कार्बन का बोझा बढ़ता है तो स्टेबिलिटी बढ़ती। एंड सल्फर हैज वेकेंट डी ऑर्बिटल्स, एंड सल्फर हैज वेकेंट डी ऑर्बिटल्स, जिसकी वजह से वो इन इलेक्ट्रॉन्स को अपने वेकेंट ऑर्बिटल्स में इनवाइट कर सकता। यानी ये नेगेटिव चार्ज वेकेंट ऑर्बिटल में पूछ सकते हैं, इधर भी वेकेंट ऑर्बिटल में पूछ सकते हैं। नाउ दिस नेगेटिव चार्ज इज एक्चुअली चक्कर काटने वाला। चक्कर काटने मतलब कभी उधर चले गए लौट आए, फिर उधर चले गए लौट आए। ये इफेक्ट क्या है? ये तो रेजोनेंस इफेक्ट होता है सर।
किसका मूवमेंट कर रहा हूं मैं, एटम्स का या इलेक्ट्रॉन्स का? इलेक्ट्रॉन। रेजोनेंस। रेजोनेंस ये कहता है कि मूवमेंट सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का नजर आना चाहिए, एटम्स या न्यूक्लियस नहीं हिलने चाहिए। यहां पर किसी भी एटम या न्यूक्लियस को नहीं हिला रहा हूं मैं, इलेक्ट्रॉन्स को नचा रहा हूं, इसलिए इस प्रोसेस को भी रेजोनेंस बोला जाएगा। दिस इज डी ऑर्बिटल रेजोनेंस, एंड बिकॉज ऑफ दिस डी ऑर्बिटल रेजोनेंस दिस एनायन इज मच मोर स्टेबल एज कंपेयर्ड टू दिस। व्हाई? बिकॉज देयर इज नो डी ऑर्बिटल रेजोनेंस इन द ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के पास खाली जगह है ही नहीं। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स को इन्वाइट नहीं कर सकता, लेकिन सल्फर इलेक्ट्रॉन्स को इन्वाइट कर सकता है। बिल्कुल इसी तरह से जनरली बच्चे समझते हैं, जैसे मान लीजिए ये CF3 नेगेटिव ले लेते हैं और एक CCl3 नेगेटिव ले लेते हैं। अब जनरली बच्चे सोचते हैं ये वाला कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि फ्लोरीन के चूसने से कार्बन आयन छोटा हो जाएगा। बताओ समझे बात को? भाई जितना लॉजिक हमने पढ़ा हो जाएगा, क्लोरीन चूसने से नेगेटिव चार्ज का बोझ कम हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, बोझ कम हुआ, क्लोरीन कम चूसता है। अरे भाई चूसना फूसना छोड़िए, क्लोरीन कहेगा खाली जगह है, अंदर आओ। चूसेंगे नहीं, अंदर बुला लेंगे, तुम्हारे बोझे को खत्म कर देंगे। दिस अगेन डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। सो दिस कार्बन आयन इज बेटर कार्बन आयन देन दिस। कुछ समझ पा रहे हो मेरी बात को? यानी दिस नेगेटिव। हाँ यस सर, अगर ऑक्सीजन की जगह उसमें नाइट्रोजन रख देंगे तो नाइट्रोजन वाला ज्यादा होगा। नहीं समझा, मतलब यहां पर ये सब ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन रख देंगे तो? मतलब यहां पर ऑक्सीजन नहीं है। यस सर, नाइट्रोजन है ऑक्सीजन की नाइट्रोजन जगह। है, और इससे कंपेयर कर रहे हैं। यस सर। अरे तो यही, अरे नाइट्रोजन में भी तो डी नहीं होगा। और O और N में होगा ज्यादा होगा। ON में होगा ज्यादा होगा। तो आप तो पुरानी बात पे चले जाते हो यार, पुरानी बात में भी डाउट है। बताइए, जो बात हो चुकी तो हो चुकी। ऑक्सीजन ज्यादा खींचता है, ज्यादा एसिडिक नेचर बनाएगा, नाइट्रोजन कम खींचता है, कम एसिडिक नेचर बनाएगा। ये ठीक है। हाँ सर। लेकिन दिक्कत है वो सल्फर वाली नहीं, डी, ये थर्ड 3p है, 3p थर्ड ऑर्बिटल ऑर्बिट, वो सेकंड में खत्म हो जाता है, सेकंड पीरियड वाले। नाइट्रोजन ऑक्सीजन सब सेकंड पीरियड के आदमी होते हैं, पता है कि नहीं? यस सर। उनमें डी नहीं आता, इसमें डी नहीं है, इसमें डी नहीं है, नाइट्रोजन में डी नहीं है। तो ऐसे में रेजोनेंस वाली बात मत करिए, जो करना कर लीजिए अपने पुराने मेथड से। वो तो सल्फर ने अचानक कहा पुराना वाला मेथड छोड़िए, आप तो चूसने चासने के चक्कर में रहेंगे, यहां रेजोनेंस चल रही, ये खाली डी ऑर्बिटल में नाचेगा। सल्फर हैज वेकेंट डी ऑर्बिटल, सो दिस इज अ यूनिक केस जिसमें दिस कंपाउंड इज मोर एसिड देन दिस कंपाउंड। नाइट्रोजन के साथ कोई कंपैरिजन ही नहीं है, नाइट्रोजन में भी डी नहीं है, हमें भी डी नहीं है, ऐसी तैसी फिर तो जैसे निकालते निकाल लो। मेरी बात समझे कि नहीं? यस सर। सर अगर दोनों में डी हुआ तो फिर तब हम वो देखेंगे इंडक्टिव। हाँ, तब दोनों में अगर डी हुआ तो फिर यही है कि क्या ये रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट करना चाह रहा है कि नहीं करना चाह रहा है, तमाम बातें आएंगी। मतलब फिर वही है कि अभी आगे मत चलो, अभी बहुत सीधी सी, मैंने इसलिए बोला था इसमें आगे डिटेल में बात करेंगे जब डी ऑर्बिटल कॉन्जुगेशंस की बात करेंगे। अभी बहुत सीधी सीधी बात चल रही है कि दो लोगों में कंपैरिजन है, एक में डी का इन्वॉल्वमेंट होगा, एक में डी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। अगर डी का इन्वॉल्वमेंट है, जैसे कि यहां पर क्लोरीन के अंदर डी का इन्वॉल्वमेंट है, नेगेटिव चार्ज का रेजोनेंस इन्वॉल्वमेंट होगा, जिसकी वजह से ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के बावजूद भी CF3- से बेटर एनायन माना जाएगा। अभी जैसे से चलने से चलने दो, समझ में आई वाली बात? यस सर। एक ये यूनिक केसेस हैं जिसमें ऐसा देखने को, हम और भी एग्जांपल्स लेंगे। अब जैसे सर एक क्वेश्चन। हाँ बोलो सर जैसे सर जो पैरा होता है सर, पैरा नाइट्रोबेंजीन होता है सर, पैरा तो वो नाइट्रो, ज्यादा। एक सेकेंड, ये कौन सा आदमी होता है पैरा नाइट्रोबेंजीन? अब बेंजीन तो नाइट्रोबेंजीन होगी, पैरा क्या होता है? बेंजोइक एसिड। अब ये सही है, बेंजोइक पैरा एसिड हाँ, सर, वो बोलो। सर ज्यादा एसिडिक होता है ऑर्थो से। किसने कह दिया तुमको? सर उसका और तो वाला ज्यादा एसिडिक होगा ना? सर नहीं सर, हाँ सर मॉड्यूल में ऐसा दिया, सर मुझे भी लग रहा था, पर मॉड्यूल में आंसर ये दिया हुआ है। ऑर्थो इफेक्ट लग जाता है ना वहाँ पे। पैरा वाला बेटर होना चाहिए, सॉरी ऑर्थो वाला बेटर होना चाहिए। सर ऑर्थो पर वाला आंसर तो उल्टा दिया हुआ है। वो फिर गलत हो सकता है, कुछ गलत होगा, मिसप्रिंटिंग होगा। ऑर्थो नाइट्रोबेंजोइक एसिड ज्यादा अच्छा एसिड होगा एज कंपेयर टू पैरा नाइट्रो। ओके सर। ठीक है, वो फिनॉल तो नहीं है, सर बेंजोइक एसिड लिखा हुआ है। बेंजोइक तो ठीक है, फिनॉल होता तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल लेस एसिडिक पैरा नाइट्रोफिनॉल बिकॉज ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यस सर। अगर फिनॉल होता सर, तो सर जीओसी की वो मॉड्यूल की पीडीएफ डलवा दीजिए ना ग्रुप में। डलवा देते हैं। क्या मॉड्यूल मिला नहीं है क्या? नहीं सर, अभी तक कहाँ मिल रहा। अच्छा, सर मॉड्यूल तो मिल गया, पर GOC 2 तक है। क्या चीज, क्या पे कह रहे हो बेटा? सर मॉड्यूल मिल गया, उसमें GOC 2 तक है। अच्छा, मॉड्यूल अगर है तो उसमें से देख लो, अगर नहीं है तो फिर अब करते हैं, कुछ इंतजाम करते हैं। मॉड्यूल तो हमने यार सबके निकाल दिए, सब बच्चों को मिल जाने चाहिए। नहीं सर, हमारे नहीं है। सर एड्रेस ले लिया, आ रहे होंगे रास्ते में होंगे। अच्छा सर चलो, मिल गए हैं वैसे तो। PDF के बारे में भी कर सकते हैं ये वाला काम।
ये भी एक अच्छा सर कंपाउंड्स के नेम क्या होंगे? क्या सर नेम दोनों कंपाउंड नहीं, के एक नाम बार वाम बता। छोड़ो यार, ये तो ऐसी स्ट्रक्चर ही बना के आएंगे। नाम कितने के नाम याद रखोगे? एक का राजू कर लो, एक का चिंटू कर लो, ऐसे कर लो। राजू और चिंटू में ज्यादा अच्छा एसिड कौन सा है? ये सब इतने नाम थे ना, इतने नाम थे ना याद करना। सर ये सल्फर वाले रेजोनेंस में पाई बॉन्ड बन जा रहा है सर, इस हाँ। ऐसे भी सोच सकते हैं ना सर? बिल्कुल पाई बिल्कुल बॉन्ड ज्यादा डोमिनेटिंग होता है सर। पाई बॉन्ड ही बनेगा ना, जब रेजोनेंस करेगा तो पाई हाँ। बॉन्ड बनेगा। लेकिन पाई Yes. बॉन्ड के लिए सल्फर के पास भी तो कोई ऑर्बिटल हो जो ओवरलैप करे। यस सर, यस। वो डी है, वो डी है, और बिल्डर है। वो यस यहाँ सर। नहीं। हाँ, ये वो यहाँ है इसीलिए हो रहा है सर। बिल्कुल, सर हमने हाइड्रोजन बीच वाला ही सिलेक्ट क्यों किया? क्योंकि बीच वाले हाइड्रोजन के निकलने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं, सर ज्यादा होने वाले कॉन्जुगेशन हो सकते हैं ना, होने वाले भी हो सकते हैं एसिडिक, लेकिन सल्फर के ऊपर है या वो ऑक्सीजन भी लेकिन वो सिर्फ एक सल्फर से डीलोकलाइज होंगे ना। हाँ अगर ये वहां भी कह सकते हैं, मतलब वही मोर जैसे ऐसे वाला है। मोर एसिडिक पूछा गया तो आप बीच वाली हाइड्रोजन निकालेंगे। सर हाँ सर ये बेसिकली ग्रुप वालों के लिए देखेंगे ना? हाँ, अब जैसे मान लीजिए ये एक एग्जांपल लेना था मुझे। अरे यार ये ऐसे चल। सर हाँ ये बताओ सर हाँ। सर आपके जो फर्स्ट क्लास थी सर, इसके सर उसके नोट्स अपलोड ही नहीं हुए सर अभी तक। अभी भी नहीं हुए? नहीं सर। पिछली बार अच्छा, अभी अभी क्लास के बाद सारे नोट्स करवाता हूँ। सर 26 से जो भी क्लासेस चली थी उसकी कोई भी नोट्स अपलोड नहीं है इसमें। केमिस्ट्री के या बाकी सब्जेक्ट्स के भी? बाकी सब्जेक्ट्स के भी सर। अच्छा 26 से? हाँ सर। अच्छा देखो मैं केम का तो करवा ही लेता हूँ, मैं अभी क्लास खत्म होते ही केम कट बोल देता हूँ उसको अपलोड करने के लिए। अभी तुम सवाल करो, ये वाला करो, मैं अभी बोल के आता हूँ। तुम इस वाले सवाल को देखो, एसिडिक पीडीएफ का भी सर नेचर। बोल दीजिएगा सर। ठीक है, इनके एसिडिक नेचर कंपेयर करने हैं। अब देखो यहां पर भी एक बात बोलनी थी, इसलिए ये सवाल दिया है। बोलना क्या था कि एक यूनिक इफेक्ट है जो लग रहा है, दैट इज ऑर्थो इफेक्ट। बेंजोइक एसिड्स के केस में जब आप एसिड देखो, वो मान लो हम ऑर्थो पे इसको हटा देते हैं, ठीक। अब जब इसको हटा देंगे तब हमें सवाल करना आता है, क्योंकि हमें निशान लगाना आता है। मैं इस तरह के 36 सवाल बना सकता हूं जिसमें ऑर्थो पर OH, ऑर्थो पे कुछ नहीं लगाऊंगा। मैंने यहां पर NO2 लगा दिया, CS3 लगा दिया, CT3 लगा दिया, CD3 लगा दिया, CH2 CS3 लगा दिया। अभी जितने तुमने सवाल किए थे कुछ भी करवा लीजिए आप मुझसे, मैं सारे आंसर निकाल सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है नीचे प्लस अगर आ गया बड़ा वाला तो एसिडिक नेचर बढ़ता है, और अगर नीचे माइनस आ गया तो एसिडिक नेचर गिरता है। किया था अभी एक लंबा वाला सवाल? सेम है। लेकिन अब क्योंकि सेम नहीं करना है, कुछ नई एक बात जोड़नी, तो एक नई बात और जोड़ रहे हैं बेंजोइक एसिड्स के लिए, सिर्फ बेंजोइक एसिड्स के लिए। बेंजोइक एसिड्स के लिए ऐसा बोला जाता है कि जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड्स होते हैं, अभी हम बात करेंगे, सिर्फ इस सवाल से रिलेटेड बात नहीं कर रहे हैं, जनरल बात कर रहे हैं। जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड्स होते हैं वो ज्यादा एसिडिक होते हैं एज कंपेयर टू बेंजोइक एसिड और उस कंपाउंड के दूसरे पोजिशनल आइसोमर्स, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड्स। एक जनरल सी बात कर रहे हैं हम। इस OH को इसलिए कंसीडर नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहां पर SIR इफेक्ट या ऑर्थो इफेक्ट नहीं लग रहा, किसी और वजह से ये कंपाउंड ज्यादा एसिडिक है, हम इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन एक जनरल सा स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड्स दे आर मोर एसिडिक देन बेंजोइक एसिड एंड देयर अदर पोजिशनल आइसोमर्स। मतलब तुम चाहो तो इस बात को लिख लो, हमने पहले भी लिखा हुआ है, इस बात को भी सब लोग लिख लेते हैं। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड, इसको अभी समझा भी दूंगा, इज मोर एसिडिक देन इट्स अदर पोजिशनल आइसोमर एंड बेंजोइक एसिड इटसेल्फ। बेंजोइक एसिड, क्या रीजन है हम इस बारे में बात करते हैं। एक छोटा सा नोट डाल के पहले ये वाली बात नोट कर लेते हैं। इसका रीजन भी दे लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन सबसे पहले रट लेते हैं इस बात को कि अगर ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड दिखता है, बेंजोइक एसिड सब लोग समझते हैं ये वाला, दिस इज बेंजोइक एसिड, ठीक। अगर इस बेंजोइक एसिड की ऑर्थो पर कुछ लगा मिला आपको, तो आप समझ लीजिएगा कि कुछ भी हो जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूट बेंजोइक एसिड होता है। बल्कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज तो लिखना ही भूल गए, ऑर्थो सब्स्टिट्यूट इररिस्पेक्टिव, यहां पर एक बात ले लेते हैं, इररिस्पेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द ग्रुप,
नेचर ऑफ द ग्रुप irrespective एक सेकेंड irrespective of the nature of the group, the ortho substituted benzoic acid, they are more acidic than its other positional isomers and benzoic acid itself. इस बात को पहले लिख लेते हैं फिर समझते हैं। हाँ बोलो बेटा क्या पूछ रहे हो? सर मैं कहता दूसरे वाले में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। हाँ वो ये पूछना था कि ऑर्थो इफेक्ट की वजह से वो ज्यादा होगा एसिडिक। नहीं एक सेकंड, मैं अभी बात करता हूं। मैं इस वाले सवाल को अलग से डील करूंगा। मैंने जानबूझ के ये वाला सवाल लिया क्योंकि जनरली बच्चे इस सवाल के आंसर को लिख तो सही देते हैं लेकिन एक्सप्लेनेशन गलत देते हैं। मैंने तुम लोग को जब क्लास में हम लोग कर रहे थे, जो भी लोग साथ में थे उस टाइम पर भी इस बारे में बात की थी। मैं फिर इस बारे में बात कर रहा हूं कि जो हाइड्रोक्सी अगर ऑर्थो पे लगा हुआ है तो इसके ज्यादा होने का, ज्यादा तो होगा, ये ज्यादा तो होगा, इसके ज्यादा होने का रीजन ऑर्थो इफेक्ट नहीं होता। मैं ये बात कर रहा हूं, मैं इसलिए एग्जांपल ले रहा हूं। लेकिन अभी के लिए मैंने सिर्फ एक स्टेटमेंट दी है, वो ये इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द ग्रुप, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर, तुम देने वाले, लेने वाले, चूसने वाले, फेंकने वाले, मुझे मतलब नहीं है। अगर ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड है तो उसका एसिडिक नेचर वो नॉर्मल बेंजोइक एसिड से या उसके अदर पोजिशनल आइसोमर से अच्छा हो। उसका रीजन होगा। रीजन क्या है? रीजन ये है कि आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग सर बताया था। एक सेकंड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस सवाल को भूल जाओ, इस सवाल को बाद में करेंगे। ये तो अलग सवाल है, ये ज्यादा मुश्किल सवाल। अभी हम नॉर्मल अपने स्टेटमेंट को पहले एक्सप्लेन कर रहे हैं। इस सवाल में ऑर्थो इफेक्ट कहीं नहीं लग रहा, इस सवाल से कोई लेना देना नहीं। मैं एक बात बताना चाह रहा हूं, ये मेरा बेंजोइक एसिड, ठीक, तुम ये बताओ इस बेंजोइक एसिड में क्या हो रहा है। इस बेंजोइक एसिड में जो चांसेस दिखते हैं वो ये कि इस बेंजोइक एसिड का जो भी एसिडिक नेचर है, अच्छा है या बुरा है, उस एसिडिक नेचर में इस बेंजीन का अपना एक हाथ, क्या इस बेंजीन से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं। बेंजीन अपना प्लस आर इफेक्ट शो कर रहा है। क्यों शो कर रहा है? बिकॉज इस कार्बन पे भी पाई बॉन्ड और उसकी ऑल्टरनेट कार्बन पे भी पाई बॉन्ड है। अब पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड ओ के साथ है तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की तरफ ऊपर उठ, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस सवाल के साथ ये सवाल जोड़ूं कि मेरे पास एक अभी इस वाले सवाल को दोबारा उठाता हूं मैं। मेरे पास अगर मान लीजिए एक सवाल ये हो कि इन दोनों में ज्यादा अच्छा एसिड किसको कंसीडर किया जाए, और ये सवाल जेई में पूछा गया सवाल है, इन दोनों में ज्यादा अच्छा एसिड कौन सा है? एक फॉर्मिक एसिड ले लेते हैं, दिस इज फॉर्मिक एसिड, नाम भी थोड़ा थोड़ा याद फॉर्मिक एसिड ज्यादा। हाँ बिल्कुल, और ये आपका बेंजोइक एसिड, ये बेंजोइक एसिड। वो कह रहा है भाई फॉर्मिक और बेंजोइक में ज्यादा अच्छा कौन है, ये आईआईटी में पूछा गया सवाल। दिस इज फॉर्मिक एंड दिस इज बेंजोइक। अब वो कह रहा है भाई इन दोनों में ज्यादा अच्छा एसिड कौन सा है, तो इसके आंसर में एक चीज, अच्छी चीज आएगी जो कि ऑर्थो इफेक्ट को एक्सप्लेन कर पाई। इसमें ये कहते हैं फॉर्मिक इज बेटर देन बेंजोइक। रीजन बहुत क्लियर है, जो बेंजोइक एसिड होता है, इस बेंजोइक एसिड में एक यूनिक इफेक्ट लग रहा है जो दिखाई दे रहा है, जो ये वाला समझिए, यानी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिंग से बाहर आ रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स के बाहर आने की वजह से एच का निकलना मुश्किल हो रहा है। बताओ समझे कि नहीं बात को? ये सब लोग समझ पा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स बाहर क्यों आ रहे हैं? कौन सा इफेक्ट लगा रही है? प्लस आर, शाबाश, ये बेंजीन प्लस आर इफेक्ट लगा। पाई बॉन्ड, ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड, और डबल बॉन्ड हो, क्या बताया था? डबल बॉन्ड हो है तो इलेक्ट्रॉन्स ऊपर खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। यानी बेंजीन ये कह रही है कि मैं आपके मुंह पर रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन मारूंगी, तो एच क्या कहेगा? अरे यार इलेक्ट्रॉन मेरे मुंह पे आ रहा है, अगर एच के पास इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इसका निकलना मुश्किल हो जाएगा। ये खराब एसिड एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि यहां वो बदतमीजी नहीं। यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि फॉर्मिक इज बेटर देन बेंजोइक बिकॉज ऑफ दिस प्लस आर इफेक्ट ऑफ बेंजीन, जो कि एसिडिक नेचर बेंजोइक एसिड का फॉर्मिक एसिड के रेस्पेक्ट में घटा रहा। यहां तक क्लियर है? ये ठीक है? अच्छा सोचिए जरा, कुछ ऐसा हो जाए, अब ये तो चलिए एक बात हो गई, आईआईटी में पूछा गया सवाल हो गया, भूल गए। कुछ ऐसा हो जाए जिसमें ये कहे बेंजीन भाई हम नहीं दे रहे तुम्हारे मुंह पे इलेक्ट्रॉन, हम तो नहीं मारते। ऐसे में इस आदमी का एसिडिक नेचर शूट कर जाता है, बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि अब इस बेंजीन का सिर्फ माइनस आई लगेगा। देख रहे हो बेंजीन का कार्बन पे पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड की वजह से इसका माइनस आई नेचर आ जाए। यानी कहने का मतलब ये हुआ, अब ये प्लस आर इफेक्ट किसी तरह से रोक दे, हमें नहीं पता कैसे रोकेगी, लेकिन अगर ये कह दे भाई हम तो नहीं देते प्लस आर इफेक्ट, हम नहीं देते इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ, तो हाइड्रोजन क्या कहेगा? अबे नहीं आ रहे, नहीं आ रहे, निकलो निकलो। यानी उस केस में एसिडिक नेचर बढ़ जाए। ये कब हो सकता है? हमारे कहने से नहीं होगा, अरे भाई तू मत दे, तू दे दे, हमारे कहने से नहीं चलेगा। वो कहेगा भाई ऐसा आप तो दे नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अब इस रिंग की पोजीशन इस COH ग्रुप के रेस्पेक्ट में चेंज हो चुकी, और ऐसा तभी हो सकता है जब आप इस COH को मजबूर कर दें कि वो रोटेट कर जाए। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस बेंजीन के ऑर्थो पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन कर दूं, यानी ये मेरा COH ग्रुप है और इस COH ग्रुप की ऑर्थो पोजीशन पर किसी भी ग्रुप को लगा दूं,
इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर, किसी भी ग्रुप को लगा दूं तो ऐसे में इस COH ग्रुप और इस बल्की ग्रुप या इस ग्रुप के साथ जो भी स्टेरिक क्राउडिंग होगी, बल्क की वजह से जो रिपल्शंस होंगे, उस रिपल्शंस को मिनिमाइज करने के चक्कर में ये COH ग्रुप रोटेट कर जाएगा। और इस COH ग्रुप के रोटेट, यानी पहले तो ये ऐसे था, ये बेंजीन हो गई, ये ऐसे था, और जैसे ही COH ग्रुप के बगल में आपने कुछ लगाया, इस मोटापे की वजह से ये ऐसे करके रोटेट करेगा, और जैसे ये रोटेट करेगा, अब देखो ग्रुप वहां है और मैं ऐसे हो गया, तो रिपल्शन कम हो जाएंगे। बात समझ लो। और इस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के चक्कर में COH रोटेट कर जाता है, और जैसे ही COH रोटेट करता है, इन पाई इलेक्ट्रॉन्स का अब इन पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ रेजोनेंस बंद हो जाता है। खत्म। ऐसे ही रेजोनेंस बंद होता है। तुम बताओ, ये जो असर है, एक सेकंड, ये जो असर है, ये एसिडिक नेचर बढ़ा रहा था या घटा रहा था? ये वाला जो असर घटा रहा था सर, और ये असर बंद हो गया, तो एसिडिक नेचर अचानक इंक्रीज कर जाता है। And this effect is known as ortho effect. So irrespective of the nature of the group, if the ortho substitutes benzoic acid, अगर आपने ऑर्थो पे सब्स्टिट्यूशन कर रखा है तो बेंजोइक एसिड का एसिडिक नेचर बढ़ने लगता है। रीजन, ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन की वजह से रिंग का प्लस आर इफेक्ट खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से एसिडिक नेचर इंक्रीज करने लगता है। कुछ समझ पा रहे हो बात को? सर आप कह रहे थे कि प्लस आई इफेक्ट बंद होने के बाद प्लस आई लगेगा, वो प्लस आई कहां से? माइनस आई बेंजीन का माइनस आई लगेगा ना। बेंजीन तो कार्बन कार्बन होते हैं और पाई बॉन्ड के साथ होते हैं, पाई बॉन्ड का एस कैरेक्टर ज्यादा होता है तो चूसने का काम करती है। अच्छा बेंजीन का माइनस आई इफेक्ट होता है। तो लेकिन वो तब ना जब रेजोनेंस ना लग रहा हो, पहले तो यहाँ रेजोनेंस लग रही थी और इस रेजोनेंस की वजह से एसिडिक नेचर गिर रहा था। लेकिन अगर मान लीजिए ये किसी तरह से रोक दिया जाए तो इसके रोकने की वजह से कम वो रेजोनेंस वाला खेल खत्म हो जाएगा। तो ऐसे में कम से कम इस आदमी का एसिडिक नेचर इंक्रीज कर जाएगा। और इसका सबसे बढ़िया और मुश्किल एग्जांपल की बात कर रहे हैं, बहुत सिंपल सा, इसी यहीं पर लिखेंगे उस एग्जांपल को ताकि इस ऑर्थो इफेक्ट को कंपेयर कर पाए। ये आदमी ले लेते हैं, एक आदमी बेंजोइक एसिड है, ऑर्थो पर CH3 लगा देते हैं, एक आदमी बेंजोइक एसिड है, खाली ले लेते हैं, एक आदमी बेंजोइक एसिड है, इसकी पैरा पर CH3 लगा देते हैं, और एक आदमी बेंजोइक एसिड है, इसकी मेटा पर CH3 लगा देते हैं। वो कह रहा भाई साहब ये 4 बेंजोइक एसिड्स हैं, एक खाली है और 3 सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड्स हैं। आप बताइए ऑर्थो मिथाइल वाला, मेटा मिथाइल वाला या पैरा मिथाइल वाले में से अच्छे खराब कौन से? अब देखो, जिस बच्चे को ऑर्थो इफेक्ट का आइडिया नहीं, वो निशान लगाना शुरू करेगा। मानते हो कि नहीं बात को? जो भाई पढ़ा लिखा बच्चा है फटाफट निशान लगाएगा और क्या कहेगा, अरे माइनस आ गया, अरे प्लस आ गया, वो आंसर निकाल लेगा। बात समझ रहे हो कि नहीं, जैसे हमने पहले सीखा था। लेकिन जिसको ऑर्थो इफेक्ट का नहीं आइडिया, उस आदमी को सबसे गंदा आदमी फर्स्ट लगता है। बताओ मानते हो कि नहीं? जिसको ऑर्थो इफेक्ट का आइडिया नहीं, उसको सबसे लुटा हुआ आदमी फर्स्ट लगता है। मानते हो कि नहीं? देखो जरा क्या करता है CH3, पर है उल्टा सर, है उल्टा। CH3 करता क्या बताओ? हाइपर से नेगेटिव देता है। मानते हो सब लोग? ऑर्थो पोजीशन पर माइनस आएगा। अच्छा, माइनस तो फिर ये भी देगा पैरा वाला, लेकिन फिर इंडक्टिव पास में है और माइनस। बात समझे कि नहीं? यस सर। तो जिस बच्चे को ऑर्थो इफेक्ट नहीं है वो कहेगा दी तो बहुत बड़ा माइनस आ गया, हाइपर इंडक्टिव, बर्बाद। और माइनस आने से H का निकलना मुश्किल। वो तो इसको बर्बाद कहेगा, जबकि एक्चुअली सबसे अच्छा आदमी है। क्यों? क्योंकि इसको तो अलग करना है ना। इसमें तो हाइप क्या माइनस प्लस कर रहे हो, इसको बाहर निकालो। यहां ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है और इस ऑर्थो इफेक्ट की वजह से इस आदमी का एसिडिक नेचर इन सब से, खुद बेंजोइक एसिड से और इसके दूसरे पोजिशनल आइसोमर से, CH3 की ऑर्थो, CH3 की मेटा, CH3 की पैरा, दे ऑल आर पोजिशनल आइसोमर्स। इनकी पोजिशनल आइसोमर से सबसे ज्यादा अच्छा कौन होगा? ऑर्थो। यानी जो सबसे अच्छा आदमी होना चाहिए वो मेरा फर्स्ट होना चाहिए। लॉजिकली सबसे अच्छा आदमी फर्स्ट। उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ में आपको जैसा करना है, जैसे करते थे वैसे करके अपना चुपचाप आंसर निकालिए, बात खत्म करिए। जैसे करते थे, अब कोई ऑर्थो इफेक्ट नहीं है, अब अपना नॉर्मल तरीका लगाइए, निशान लगाइए, अपना खत्म करिए। अब निशान लगा लेते हैं, CH3 यहां माइनस दे रहा है हाइपर की वजह से, और ये CH3 यहां डेल माइनस दे रहा है। बताओ समझे? सबसे अच्छा आदमी कौन हुआ? ये तो अलग ही हो गया, उसको अलग करो। फिर कौन आएगा? जहां कम से कम कुछ नहीं है, सेकंड के बाद जहां डेल माइनस, और सबसे लूटा आदमी हमारा यानी ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन की वजह से बेंजोइक एसिड का एसिडिक नेचर इंक्रीज करता है। धीरे धीरे जो कुछ उल्टी सीधी बातें आएंगे हम करेंगे, लेकिन पहले जैसे जैसे चीजें चल रही वैसे वैसे समझते चले जाते हैं और याद करते चले जाते हैं। इसी में हो सकता है एक सवाल ऐसा बना दें जिसमें इसी के साथ एक और आदमी लगा दें। मान लीजिए एक और CH3 भी बगल में लगा दिया। अगर एक और CH3 आप बगल में लगा देंगे तो एक सेकेंड, ये नोट कर लिया सबने? यस सर। आगे बढ़े। इसी का एक सवाल मेरे पास है।
मैं तुम्हें दिखाता हूं, ये सवाल, ये पहला आदमी है, ये है और ये। वो कह रहा भाई साहब इनमें बताइए, तो आंसर ही लिख दिया मैंने। बहरहाल तो तुम अपने हिसाब समझ के देखो। अब इन सब में देखो जरा, आप हमें निकालना है एसिडिक नेचर और इन सबको बेंजोइक एसिड के साथ कंपेयर करना। तो इसमें तो सोचना ही नहीं है कि अगर आप बेंजोइक एसिड के साथ कंपेयर करना चाह रहे हैं तो बेंजोइक एसिड इन सब में सबसे बर्बाद, क्योंकि मेरी बात समझ लो कि नहीं सब लोग, क्योंकि बेंजोइक में कुछ नहीं हो रहा, बेंजोइक में बेंजीन कैरी ले रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन, बर्बाद हो गया। इन सब में कम से कम ऑर्थो इफेक्ट थोड़ा सा यहां भी लग रहा है। सर एमी क्या है सर? मिथाइल, अरे एमी मिथाइल CH3 ग्रुप, एमी तो मिथाइल ग्रुप होता ना। ET इथाइल, कभी कभी PR मिल जाता है, प्रोपाइल, कभी कभी देखा होगा तुमने BU लिखा मिल जाता, BU ब्यूटाइल। तो ऐसे करके कॉमन एमी और ET होते हैं, तो एमी और ET का ध्यान रखना। एमी इज मिथाइल ग्रुप, CH3 ग्रुप, और ET इज इथाइल, शॉर्ट में लिख देते हैं, तो CH2 CH3 की जगह ET लिख देते हैं। तो ये सब है ना, तो ये CH3 ऐसे लगे। अब सोचो बेंजोइक एसिड भी अगर साथ में होता तो वो तो सबसे खराब एसिड होता, लेकिन ये सिर्फ वो आदमी आंसर दे पा रहा है जिसको ऑर्थो इफेक्ट आइडिया। तो मैं तुमको कुछ अलग सा कुछ नहीं बता रहा, एक छोटी सी बात बता रहा हूं। ऑर्थो पर सब्स्टिट्यूशन से बेंजोइक एसिड का एसिडिक नेचर बढ़ता है। दिस इफेक्ट इज नोन एज ऑर्थो इफेक्ट, जो बेंजोइक एसिड के ऊपर देखने को मिलता है। इस ऑर्थो इफेक्ट की वजह से COH ग्रुप की प्लेनारिटी रिंग से डिस्टर्ब होती है, जिसकी वजह से रिंग के साथ उसका रेजोनेंस बंद हो जाता है और एसिडिक नेचर इंक्रीज कर जाता है। अब जितना ज्यादा ऑर्थो इफेक्ट एप्लीकेबल होगा, एसिडिक नेचर उतना ही ज्यादा इंक्रीज करेगा। तो यहां एक मिथाइल लग रहा है, ठीक है जो भी है। यहां इतने मोटे मोटे लोग लगे लेकिन एक तरफ लगे, यहां दोनों तरफ। समझ लो बात को, बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इन दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कुछ बच्चे कहते हैं सर यहां तो ज्यादा मिथाइल लगे, यहां दो ही लगे। अरे ज्यादा लगे लेकिन एक तरफ लगे, यहां दोनों तरफ लगे, दोनों तरफ से परेशानी। यानी ज्यादा ऑर्थो इफेक्ट कौन खा रहा है? थर्ड वाला। और जितना ज्यादा वो ऑर्थो इफेक्ट खाएगा उसका एसिडिक नेचर उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। इसलिए सबसे अच्छा एसिडिक नेचर थर्ड होना चाहिए और सबसे खराब फर्स्ट। और बेंजोइक होता तो सबसे खराब। ऑर्डर है 1 2 3, नहीं क्या है 3 2 1। सर ऑर्थो इफेक्ट की वजह से तो सिर्फ वो प्लेन बदल रहा है ना, हाँ COH का, तो उसमें चाहे 2 लगाओ चाहे 3 लगाओ। नहीं वो ऐसा नहीं है ना, क्योंकि चाहता नहीं है वो प्लेन बदलना, क्योंकि प्लेन के बदलते ही रेजोनेंस खत्म होने लगती है। उसको इससे क्या मतलब कि उसका एसिडिक नेचर अच्छा या खराब है? वो तो ये कहेगा अरे हम तो रेजोनेंस में, हम तो अच्छा लगता है। एसिडिक नेचर की ऐसी थी, हमें कौन सा एसिड बनना था, हमें कौन सा बेस बनना था। वो तो तुम ही कहते हो हम अच्छे एसिड है, हम तुम ही कहते हो हम अच्छे बेस है। वो कह रहा भाई हम तो रेजोनेंस कर रहे हैं बेंजीन के साथ, रेजोनेंस से बड़ा अच्छा लगा, रेजोनेंस की वजह से एनर्जी रिलीज होती। लेकिन जब रिपल्शंस होते हैं तो उसको घूमना पड़ता है। तो जितने कम रिपल्शंस होते हैं वो अवॉइड करता है, कम घूमेंगे ताकि थोड़ा बहुत रेजोनेंस हो सके, थोड़ा बहुत चक्कर। लेकिन जहां बल्क आ जाता है तो उस बेचारे को नाचना पड़ता है। मेरी बात समझ लो कि नहीं सब लोग? तो इसलिए जितना ज्यादा और दोनों पोजीशंस पर आपने बल्क लगाए तो उस केस में COH को पक्का 90 डिग्री पे जाना पड़ता है। ना इधर झेल पाता है ना उधर झेल पाता है। और 90 डिग्री का मतलब है मैक्सिमम दूर हो जाना, इससे ज्यादा दूर नहीं हो सकता। बात समझ लो? यानी आपने अगर एक तरफ बल्क लगा रखा है और एक केस में दोनों तरफ बल्क लगा रखा है, तो ऑर्थो इफेक्ट ज्यादा अच्छा वहां लग रहा है जहां पर आपने दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप लगा रखे हैं। एक तरफ के मिथाइल ग्रुप लगाने से फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब फर्क पड़ रहा है लेकिन उतना फर्क नहीं पड़ा जहां दोनों तरफ मिथाइल लगा। समझ पा रहे हो ना? तो इसलिए ये कंफर्म है कि ऑर्थो इफेक्ट जो ज्यादा दिखाई दे रहा है वो इस आदमी के अंदर दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से इसका एसिडिक नेचर इससे बेटर, और इसका फिर इससे अच्छा है, ये भी तुम समझ रहे होगे, और इसका फिर बेंजोइक एसिड से अच्छा है, ये भी तुम समझ रहे होगे। बात समझ रहे हो सब लोग? सर अब तो अगर पैरा पे भी कुछ भी लगा दे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कोई अलग हो गया, वो खेल ही खत्म हो गया, उसको कंपेयर ही नहीं करना है। तो हम एक आध एग्जांपल अभी ऐसे ले लेते हैं और समझ में आएगी वाली बात। हाँ सर अगर जैसे सर लास्ट वाले में, सर थर्ड वाले में अगर दोनों साइड एमी है सर और एक ही साइड ज्यादा एमी लगा दे तो सर क्या होगा सर? एक ही साथ ज्यादा एमी लगा तो है, देखो ये सर नहीं सर, दोनों साइड लगा हुआ है सर, बट एक साइड में एमी ज्यादा है, एक साइड में एमी कम है सर। मतलब इस चौथा एक और एग्जांपल बनवा रहे हो? यस सर। हाँ, उसमें एक साइड एमी है और एक साइड एमी से ज्यादा कार्बन लगे। यस सर। हाँ तो फिर वो और अच्छा हो जाएगा। फिर वो और अच्छा हो जाएगा। और नहीं समझे? वो बल्क और ज्यादा मिलेगा। डिग्री पे
सर C00 90 डिग्री 90 पे ही रहेगा, लेकिन फिर वही है ना, फिर प्रिडिक्ट कैसे करेंगे? मतलब कंपेरेबल सवाल बहुत अच्छा तो नहीं, लेकिन अगर फिर भी वो हमसे कहता है ये कंपेयर करके दिखाओ, तो हम तो यही कहेंगे भाई ऐसा है, हमने तो ये पढ़ा था कि ऑर्थो पर बल्क बढ़ाने से एसिडिक नेचर बढ़ता है। तो आपके सवाल के अकॉर्डिंगली अगर आपने यहाँ मिथाइल लगा रखा है तो एसिडिक नेचर, अगर इथाइल लगाते तो उससे खराब होता, इथाइल की वजह से एसिडिक नेचर और अच्छा हो जाए और अच्छा माना जाए। नहीं, इंडक्टिव का रोल नहीं है, कोई इंडक्टिव से मतलब नहीं, सब अलग कर दीजिए। ऑर्थो पर पहले आप ऑर्थो इफेक्ट से आंसर निकालिएगा, फिर बाद में सोचेंगे। अगर दो जगह ऑर्थो लग रहा हो तो आप इंडक्टिव से आंसर निकाल लीजिए। तो वो क्वेश्चन जो आप छोड़ा था, मतलब मैं अभी और एग्जांपल, हाँ सर अगर थर्ड केस में हमने अगर और लगा दिए इन्हीं दो पोजीशंस में तो ये 90 डिग्री से ज्यादा क्या ही घूमेगा? मतलब नहीं घूमेगा। तो लेकिन अब हम आंसर कैसे निकालें? मतलब हम आंसर क्या बोले, ये तो नहीं कह सकते कि दोनों का बराबर होगा, अंतर तो आएगा कुछ ना कुछ, समझ लो कुछ तो डिफरेंस। तो हम एक ही चीज सोच लेते हैं कि अगर आपने ऑर्थो पे सब्स्टिट्यूशन बढ़ाया या बल्क बढ़ाया तो एसिडिक नेचर आपका कम ही सही लेकिन बढ़ेगा। हम तो ऑर्डर के सीक्वेंस में उस बल्क को कंसीडर करेंगे ही करेंगे। ठीक है सर, ठीक है ना? तो वो, लेकिन फिर वो सवाल बहुत अच्छा नहीं, तुम देखो किस तरह का सवाल। हाँ सर अगर सब्स्टिट्यूशन बढ़ रहा है तो वहां पे भी इंडक्टिव का केस नहीं लेंगे अपन? नहीं, बिल्कुल नहीं लेंगे। मतलब सब्स्टिट्यूशन बढ़ भी रहा है तो भी इंडक्टिव से कोई लेना देना नहीं है, ऑर्थो इफेक्ट से ही सब कुछ डिसाइड होगा। ऑर्थो इफेक्ट ही आपके एसिडिक नेचर को बढ़े करेगा, आप इररिस्पेक्टिव आप क्या करने जा रहे हैं, मतलब समझ लो। लेकिन अगर अलग अलग ग्रुप्स लगे हैं जिनके इफेक्ट्स अलग अलग हैं, उस केस में आंसर निकालते वक्त कुछ सोचा जा सकता है, अदरवाइज तो बल्क ही डिसाइड करेगा कि आपका एसिडिक नेचर बढ़ रहा है घट रहा है। जैसे मैं और भी एक आध एग्जांपल लेता हूं, जो समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है कि अगर COH ग्रुप के बगल में कोई ग्रुप लगा तो वो उसको एसिडिक नेचर को अच्छा कर रहा है। ठीक, इसी में जैसे एक दो एग्जांपल ऐसे लेंगे जो थोड़ा सा हटके, जिनका आंसर देखने से लगता है कि ऑर्थो इफेक्ट से निकल के आएगा, लेकिन एक्चुअली वो आंसर ऑर्थो इफेक्ट से नहीं आता। और इसलिए मैंने जानबूझ के उनको लिखा भी है। मतलब तुम ये मत सोचना कि हमें इतनी मुश्किल से ऑर्थो इफेक्ट समझ में आया और आपने जो है उसको चेंज कर दिया। मैंने सवाल लिया था वो ये, फिर मैं इसी का एक थोड़ा सा बड़ा सवाल भी तुम्हें करके दिखा दूंगा। ये क्या यार, एक सेकेंड, ये सवाल था, अब पहला ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये था, चौथा ये था। ठीक, अब तुमने अभी देखा कि इसके लिए जो है हमने जब आंसर निकालना है तो अब देखो, तुम आंसर अब भी सही बताओगे, लेकिन तुम उसके एक्सप्लेनेशन को गलत मत करना। बस मैं चाह रहा हूं, मैंने जानबूझ के ये सवाल लिया है ताकि तुम्हें एग्जैक्टली एक्सप्लेनेशन भी पता चले। मेरे ख्याल से जिस बच्चे को ऑर्थो इफेक्ट समझ में आ गया, जिसने इतना पढ़ाई कर ली है, जितना अभी बताया गया है, वो सबसे अच्छा आदमी किसको मानता है? सेकंड को। उसके बाद बाकी अपना निशान लगा लेना, अपना काम चल जाएगा। चलो निशान सब लगा लेते हैं, ऑर्डर ही लिख देते हैं और ऑर्डर ही सही आएगा हमारा। इसको तो अलग ही कर लेते हैं, इससे कोई लेना देना नहीं हमारा। इसको निशान से कोई लेना देना, इसको बाहर करिए। अब बाकी में निशान लगा लीजिए। क्या लगेगा बताओ यहाँ पर? कौन सा एच निकालोगे, ऊपर वाला नीचे वाला? नीचे वाले। अरे एसिड है, एसिड तो ऊपर वाला। एसिड क्या यस सर समझ लो ना, एसिड तो अपना OH वाला एच देता है ना, COH वाला एच, ये वाला, ये थोड़ा एसिड है। यस सर कभी कभी ये भी एच देता है, लेकिन समझ लो ना। अब बात कंपैरिजन की है, हम हैं अब, तो हम एसिडिक, यानी दिस कंपाउंड इज एसिड ड्यू टू दिस COH ग्रुप, नॉट बिकॉज ऑफ दिस OH ग्रुप। तो इसका मतलब ये H निकलेगा। अब ये H निकलेगा तो इसका मतलब इसके नीचे के निशान की बात करते हैं। अब बताओ ये OH इस जगह क्या निशान लगा रहा है? डेल पॉजिटिव। शाबाश, माइनस आई है भैया, डेल प्लस आ रहा है। ठीक, और ये OH यहाँ कौन सा निशान लगा रहा है? माइनस ड्यू टू रेजोनेंस। बिल्कुल सही है, माइनस ड्यू टू रेजोनेंस, क्योंकि वही OH है ये जो रेजोनेंस से देता और इंडक्टिव से लेता। बात समझ गए बात को? यस सर। जैसे OR करता है वैसे वही ये भी करता है। ठीक, अब आप आंसर निकालिए। अब ठीक है, इसको अलग कर दिए सर, दिस इज नंबर 1 और बाकी आपको दिखाई दे रहा है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 बर्बाद। क्लियर? यस सर। ऑर्डर बनना चाहिए, वो ऑर्डर क्या बनना चाहिए हमारे हिसाब से? ऑर्डर आना चाहिए, सबसे पहले कौन आना चाहिए? सबसे पहले आना चाहिए सेकंड, फिर आना चाहिए थर्ड, फिर आना चाहिए फर्स्ट और सबसे खराब। ये हमारा आंसर है। तुमने बाकायदा आंसर निकाला। चलिए इस सवाल का आंसर भी देख लेते हैं। इस सवाल का जो आंसर आ रहा है वो ये आ रहा है, सबसे पहले 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, 4 आ रहा है। ये आंसर आ रहा है। यही तो आंसर हमारा भी आ रहा है, लेकिन आंसर तो सही आ रहा है, लेकिन गड़बड़ एक है। उस गड़बड़ को ना करना, इसलिए इस सवाल को दिया मैंने कि इस सेकंड को तुमने सबसे अच्छा बोला, सही है, आंसर यही है। लेकिन इसके सबसे अच्छे होने का आंसर क्या था तुम्हारा? ऑर्थो इफेक्ट, यही तो लिखा तुमने, इसी वजह से तुमने आंसर बताया ना।
यस सर। हाँ सर। एक्चुअली ऐसा नहीं, बस ये बताना चाह रहा हूं, हाइड्रोक्सी ग्रुप और नाइट्रो ग्रुप के केस में, अभी मैं नाइट्रो का भी एक एग्जांपल लेके दे देता हूं तुम्हें, हाइड्रोक्सी OH लगा हो बेंजोइक एसिड के बगल में या NO2 ग्रुप लगा हो, तो इसके अच्छे होने में इंडक्टिव क्या कहते हैं उसको, ऑर्थो इफेक्ट का कोई रोल नहीं। इसके अच्छे होने में सिर्फ एक आदमी का रोल है, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस बात को सब लोग याद कर लेंगे कि ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड जो होता है वो अच्छा है। दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ ऑर्थो इफेक्ट, बिकॉज देयर इज नो ऑर्थो इफेक्ट। OH ग्रुप इज अ स्मॉल ग्रुप, इसके अंदर कोई ऑर्थो इफेक्ट नहीं लग रहा। अच्छे होने का रीजन जो होगा वो अच्छे होने का हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बस इस बात को याद करना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की आप बात कर रहे हैं? अगर आप यहां से H को हटाएंगे, हम अगले पेज पे लिख लेते हैं इस बात को, पहले नोट कर लो भैया, ये तो ठीक है, ये तो आंसर तो तुम समझ ही जाओगे। इसमें मेंशन कर लेना दिस आंसर इज करेक्ट, इट इज द सेकंड वन इज बेस्ट, इसमें भी कोई शक नहीं है, बट दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ ऑर्थो इफेक्ट। ये जरूर मेंशन कर लेना, दिस इज बेस्ट बिकॉज ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ कॉन्जुगेट बेस, यानी जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा उसकी स्टेबिलिटी की वजह से। सर लेकिन ऑर्थो इफेक्ट लग रहा होगा ना अभी भी। एक सेकेंड बेटा रुक जाओ जरा सा, क्या कह रहे हो? हाँ क्या कह रहे हो? सर मैं कह रहा हूँ ऑर्थो इफेक्ट तो अभी भी लगेगा ना। नहीं, ऑर्थो इफेक्ट लग नहीं पाएगा ना, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा तो वो घूमेगा ही नहीं। मतलब वही मैं बताना चाह रहा था। देखो जैसे ये है आपका, इस आदमी से अगर हम कहें कि भाई ऐसा है, ये COH है और इसके बगल में यहाँ OH लगा है, ठीक। अब मान लीजिए इसने अपना H छोड़ दिया, तो अगर इस आदमी ने अपना H छोड़ा तो इसकी शक्ल ऐसी बन जाएगी और इस O पे माइनस आ जाएगा H के निकलने के बाद, माइनस डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करेगा ऐसे। यस सर। उस रेजोनेंस का मतलब एक निगेटिव चार्ज जो है वो दो लोगों में नाच रहा है, तो इसका मतलब दोनों के ऊपर -½ का चार्ज, ऐसे समझाने के लिए बोल रहा है। इसके ऊपर भी -½ आ गया, इसके ऊपर भी -½ आ गया, और वो निगेटिव चार्ज ऐसे नाच रहा है। क्लियर? यस सर। अब ये जो निगेटिव चार्ज आया है, दिस इज कॉन्जुगेट बेस। ये है मेरा कॉन्जुगेट बेस। किसका कॉन्जुगेट बेस? इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस। ये now this conjugate base is this is stable due to intramolecular hydrogen bonding, यानी इस इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये कॉन्जुगेट बेस हमारा मस्त हो रहा है। कोई ऑर्थो इफेक्ट नहीं है। अगर कोई पूछे हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड इज अच्छा एसिड एज कंपेयर टू अदर पोजिशनल आइसोमर्स ऑफ हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड्स और बेंजोइक एसिड, द रीजन इज नॉट ऑर्थो इफेक्ट, द रीजन इज स्टेबिलिटी ऑफ दिस कॉन्जुगेट बेस ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। This is due to intramolecular hydrogen bonding. क्लियर? बिल्कुल, मतलब इसमें तुम दिमाग मत लगाओ, पूछो मत जो, क्यों भाई? अगर ये एग्जांपल फिर ना लिखता ना, मैं ऑर्थो इफेक्ट पढ़ा दी, बात खत्म हो गई। ये एग्जांपल जानबूझ के लिख के लाया हूं ताकि तुम लिखते हुए गलती ना करो। आंसर तो तुमने दे दिया था सही, इसके अलावा भी जो सवाल लेंगे अभी हम, उसका भी तुम आंसर सही लिख दोगे, क्योंकि तुम आंसर सही लिख दोगे, दिमाग में ऑर्थो रहेगा। मैं 2 एग्जांपल ऐसे लेके आ रहा हूं जिसमें तुम्हें ये बताना चाह रहा हूं कि आंसर भले सही आ रहा, मुझे इससे मतलब नहीं, एक्सप्लेनेशन में ऑर्थो इफेक्ट नहीं आना चाहिए, एक्सप्लेनेशन में कहीं ऑर्थो इफेक्ट का नाम नहीं आना चाहिए, एक्सप्लेनेशन में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम आना चाहिए। ये बताना चाह रहा हूं। सर ये बता के आप क्या बताना चाहते हो? मतलब सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बता के हम ये बताना चाह रहे हैं कि एक्चुअल रीजन ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड के अच्छे होने का हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये बताना। थ्योरी क्वेश्चन। हाँ, थ्योरेटिकली कहीं भी पूछ, क्या करें? आंसर तो सेम ही आ रहा है ना, तो आंसर तो आ ही जा रहा है सर। आंसर तो आ ही रहा, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ थ्योरेटिकली कोई पूछे भाई ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड अच्छा होता है, दिस इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग या दिस इज ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट, तो बोल देना नहीं, कोई ऑर्थो नहीं है, यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को बढ़ा रही, ये बताना चाह रहा हूं। अच्छा ठीक है ना। और ये साफ किताबों में मेंशन किया गया है, बिल्कुल साफ मेंशन किया गया है कि बिल्कुल जो है बदतमीजी मत करिएगा, ऑर्थो इफेक्ट का दूर से भी नाम मत लीजिएगा। और लॉजिकल भी है ना, तुम ये कह रहे हो घूम जाएगा, कैसे घूम जाएगा? अब तो बंद गया ना, बंद गया, देखिए बंधा हुआ है, अब कैसे घूम जाएगा? नहीं समझे मेरी बात? समझ रहे हो? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मान देगी, आप नहीं घूमे फूमेगा, कोई ऐसा ही ऑर्थो इफेक्ट नहीं लग रहा है, ठीक है ना। इसी तो आपने जो स्टेटमेंट बताई थी हाइड्रोक्सी और नाइट्रो वाली, वो एक बार रिपीट कर दीजिए। मैं अभी बताता हूँ। हाइड्रोक्सी वाली तो ठीक है, यस सर। हाइड्रोक्सी ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड is stable, more acidic because of stability of the conjugate base due to intramolecular hydrogen bonding. Stability of the conjugate base due to मैं यहाँ लिख के देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। इस एग्जाम्पल को लेते हैं, सेम सवाल है ये, कहीं जेईई एडवांस का देखो कोई प्रॉब्लम लिखा है, ठीक। ये देखिए सवाल आ गया, अरे आंसर नहीं देना है,
जैसे अरे आंसर ये है और क्या ये। अब तुम अपने आप समझना जरा, कुछ तुम ऑर्थो की ऐसी की तैसी, ठीक, अपने मतलब कोई इफेक्ट नहीं, हम अपने हिसाब से आंसर देते हैं। तुम ये मानते हो कि ये सारे लोग तो अपने हिसाब से आंसर दे ही देंगे, ये तो अभी हमने निकाले भी थे ये तीनों, ठीक। अब यहाँ झंझट, और फिर यहाँ और लगा दिए दो वजह से। अब जो बच्चा आंसर देना चाहता है, तुम अपने हिसाब से दो जरा इसका आंसर बताओ। ये तो तुम तीनों आंसर सही निकाल ही लोगे, यस सर। गड़बड़ इन्हीं में होगी, इनमें भी क्यों गड़बड़ होगी सर? दो लगा दिया आपने, बताया तो दो आंसर तो सही आ रही। नहीं एच बॉन्डिंग छोड़िए, एच बॉन्डिंग छोड़िए, अभी आप अपना आंसर दीजिए ना। आपको नहीं आती हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तब भी आंसर क्या लिखेंगे आप? ज्यादा है सर, ज्यादा ऑर्थो लगेगा, ज्यादा ऑर्थो का एसिडिक नेचर बढ़ जाए और बढ़ जाएगा, तो आपका भी आंसर सही आ रहा है। अरे सर ये तो क्या, और ऑर्थो इफेक्ट से भी आंसर सही आ रहा है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ ऑर्थो से भी सही आ रहा है, लेकिन एक्सप्लेनेशन में ऑर्थो मत दीजिएगा। साफ लिखा है देखो, नो एसआईआर इफेक्ट, नो ऑर्थो इफेक्ट, या कोई ऑर्थो इफेक्ट, स्टेरिक इनहिबिशन नहीं हो रहा है, कोई स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से इफेक्ट नहीं लग रहा है। जो भी आंसर है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, जो भी आंसर डिसाइड करेगा वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी डिसाइड करेगा। मेरी बात सब लोग समझ रहे हैं कि नहीं? यस सर। है ना? तुम आंसर भले सही दे दो, हम तो कहते हैं आईटी के एडवांस के पेपर में जब ये सवाल आया होगा, है ना, उसने ऑर्डर पूछा होगा, ऑर्डर बताओ, तो जो बच्चे को जैसे समझ में आता है ऑर्थो का 2 लोगों का लग रहा है ज्यादा लगता है, ज्यादा अच्छा एसिड हो गया, खत्म हो गया, उसका भी आंसर यही आएगा। और जो समझदार होंगे उन्होंने भी आंसर सही निकाला होगा। अच्छा सवाल ये है कि अगर पूछता कि दिस इज बेस्ट ड्यू टू मोर ऑर्थो इफेक्ट और ये सब, तब मजा आता कि जिन्होंने ऑर्थो से इसको बेस्ट बोला था उनकी बैंड बच जाती, और जो इस बात को स्टेबल बोल रहा है बिकॉज ऑफ कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी, वो सही। अब आप देखिए, मैं इसका कॉन्जुगेट बेस बना के दिखाता हूं, इसका भी मैंने बनाया था, इसका भी बना के दिखाता हूं, तो आप समझ जाए। हाँ सर, तो फिर ऑर्थो, जहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट लगता है सर, उसका एक एग्जांपल बता दीजिए सर। अभी तो CS3 का लिया था सर, तो जब CS3 की वजह से तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। नहीं सर, तो ये इसीलिए तो मैंने दो अलग, जहां लगेगा वहां हर जगह लगेगा, जहां नहीं लगेगा वो 2 एग्जांपल, एक OH वाला यस सर, और एक NO2 वाला, बस बात खत्म। ओके सर, समझ समझ लो। अब जैसे दूसरा ले लेते हैं, आप दूसरे पेज पे बना ले, ये नोट कर लेना एक बार, या अभी PPT है ना, नेक्स्ट पेज पे बना हो गया नोट सर। ये था, जैसे हम सिर्फ 2 ही लोग ले रहे हैं, एक ये है COH ग्रुप और ये आपका OH और ये आपका OH। इस आदमी को आप चाहे जैसे अच्छा बोल दीजिए, ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है वगैरह वगैरह, एक्चुअल एक्सप्लेनेशन वो नहीं। एक्चुअल एक्सप्लेनेशन जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा उसकी स्टेबिलिटी, और जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो ये बनेगा। यानी जैसे ही H यहां से निकलेगा, ये बनेगा आपका COH, माइनस आएगा, माइनस मस्त नाचेगा, यहां भी -½ आएगा, यहां भी -½ आएगा, और ये आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबलाइज होगा। दिस इज माय कॉन्जुगेट बेस, स्टेबल ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी इस बार ये एक जो कॉन्जुगेट बेस है वो दोनों तरफ से मस्त हो रहा है, इधर से भी मस्त हो रहा है, इधर से भी मस्त हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो 2,6 डाइहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है, दिस इज 2,6 डाइहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, दिस 2,6 डाइहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक देन 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, जो इससे पहले वाला था। व्हाई? बिकॉज ऑफ the stability of the conjugate base. This conjugate base is more stable due to more intramolecular hydrogen bonding. क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबिलिटी कैसे बढ़ रही है बताओ? क्यों बढ़ रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबिलिटी? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हुआ सर। क्या फिर से बोलो, नहीं समझा। एनर्जी रिलीज हो, क्योंकि यहाँ H के डेल प्लस से आपके नेगेटिव चार्ज का इंटरेक्शन है, और इस इंटरेक्शन से आपकी एनर्जी रिलीज होगी, और जब एनर्जी रिलीज होगी तो मॉलिक्यूलर एनर्जी या इस आयन की एनर्जी कम हो जाएगी और इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। समझ रहे हो? तो यानी हम ये एग्जाम्पल से सब समझाना चाह रहे हैं, सिर्फ इस एग्जाम्पल को, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, सिर्फ इस एग्जाम्पल को। कौन से? जिसमें ऑर्थो पे हाइड्रोक्सी लगा, इस एग्जाम्पल को ध्यान रखते हैं। द बेटर, इस आदमी के अच्छे एसिड होने का रीजन ऑर्थो इफेक्ट नहीं दिया जाता, इसके बेटर होने का रीजन इस कॉन्जुगेट बेस की हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से स्टेबिलिटी दी जाती है। ये यूनिक एग्जाम्पल जिसको याद करने के लिए बोल रहा हूं।
सिमिलरली नाइट्रो ग्रुप की वजह से होता है। अगर आपने, जैसे अभी पता नहीं कोई बच्चा कह रहा था नाइट्रो ऑर्थो पे लगेगा, अगर नाइट्रो ग्रुप दे रखे हो 4-5 और उसमें एक नाइट्रो ऑर्थो पे लगा और एक नाइट्रो पैरा पे लगा या मेटा पे लगा, तो उस केस में जो नाइट्रो ऑर्थो वाला है वो नाइट्रो ऑर्थो पे लगा नाइट्रो एसिडिक नेचर को ज्यादा बढ़ाता है, और इस बार भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ऑर्थो इफेक्ट का नाम नहीं लिया जाता, इस बार भी नाम हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ही लिया जाता। बस इस बात को, यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस आदमी में कोई बुराई नहीं है, ये आदमी एक बढ़िया एसिडिक नेचर शो करता है। दिस इज बिकॉज ऑफ दिस इज COH एंड दिस इज NO2। ये एक बढ़िया एसिडिक नेचर शो करता है ऑर्थो नाइट्रोबेंजोइक एसिड। रीजन क्या है? ये इसलिए बहुत बढ़िया एसिडिक नेचर शो कर रहा है क्योंकि इस बार भी जब H निकल कर जो कॉन्जुगेट बेस बनाएगा, दिस इज -½ दिस इज -½ और ये आ गया आपका NO2 हो गया ऐसा, ये आ गया आपका N। तो जैसे ही H यहां से बाहर निकलेगा, इस H के बाहर निकलने के बाद जो एनायन बनेगा, ये एनायन इंट्रैक्शन शो करेगा, प्लस माइनस इंट्रैक्शन की वजह से जबरदस्त एनर्जी रिलीज होगी और इस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी बढ़ेगी ड्यू टू दिस कैटायनिक एनायनिक इंट्रैक्शन, एंड ड्यू टू दिस कैटायनिक एनायनिक इंट्रैक्शन दिस कॉन्जुगेट बेस इज स्टेबल। यानी दिस टाइम दिस कॉन्जुगेट बेस इज स्टेबल due to anionic cationic interaction। समझो, मतलब मैं ये चाह रहा हूं तुम ये 2 एग्जांपल बिना दिमाग लगाए और बिना कुछ पूछे इनको याद करना है तुम्हें, और ऑर्थो हाइड्रोक्सी वाले और ये नाइट्रो वाले बिल्कुल याद कर ले, दिमाग ही नहीं लगाते। कुछ कहते हैं हाइड्रोजन, भाई ये बताओ, कोई अगर कहेगा ऑर्थो इफेक्ट लग रहा, तो वो भी तो एसिडिक नेचर अच्छा ही बोल रहा है ना ऑर्थो इफेक्ट की वजह से। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं, तुम अच्छा बोल लो ठीक, रीजन में ऑर्थो मत बोलो, रीजन में ऑर्थो नहीं बोला जाता। ये मैंने किसी बुक में पढ़ा भी, अच्छी किताब में कहीं पढ़ा है मैंने ये, और शायद एक ही चीजें 2 ही चीजें पढ़ी है मैंने, जिसमें ये लिखा गया है कि नाइट्रो बेंजोइक एसिड ऑर्थो वाला और हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड के अच्छे होने में ऑर्थो इफेक्ट का नाम गलती से मत लेना, वो आगे पीछे से भी नंबर काट लेगा। आप ऑर्थो इफेक्ट को छोड़िए, सीधे हाइड्रोजन बॉन्डिंग या इंट्रैक्शन, जो भी आप स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस की बात करिए बस। सर, ये बेंजोइक एसिड के अलावा भी कहीं भी ऑर्थो इफेक्ट लग सकता है किसी और कंपाउंड में? क्या कह रहे हो बेटा, क्या चीज कहाँ लग सकता है? सर, बेंजोइक एसिड के अलावा किसी और कंपाउंड में ऑर्थो इफेक्ट लगता है? हाँ, मैं लगाता हूं, अभी उसका नाम बदल दूंगा बस इस बार, ऑर्थो इफेक्ट या उसको स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस का नाम दे दूंगा। भाई ऑर्थो इफेक्ट क्या हो रहा है? ऑर्थो इफेक्ट COH की प्लेनारिटी को चेंज कर रहा, यही कर रहा है। आप इसको ऑर्थो इफेक्ट नाम दे दीजिए, मैं इसको ऐसा बोल देता हूं, इसी स्टेरिक फैक्टर की वजह से किसी और की प्लेनारिटी चेंज कर देता हूं, सेम है। आप उसको ऑर्थो इफेक्ट का नाम देना चाहो ऑर्थो इफेक्ट बोलिए, और स्टेरिक क्राउडिंग का नाम देना चाहे स्टेरिक क्राउडिंग का नाम बोलिए। बेंजोइक एसिड के केस में एक यूनिक वर्ड मैंने यूज किया है ऑर्थो इफेक्ट, आप चाहें तो इसको सिर्फ SIR इफेक्ट या स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस का नाम दे सकते हैं। मैं अभी एग्जांपल ले लेता हूं। मतलब ऊपर वाला सब्स्टिट्यूएंट वी शेप होना चाहिए। हाँ, मतलब ये बिल्कुल V शेप के लोगों के ऊपर ही SIR इफेक्ट काम करता है, और जो COH ग्रुप लगा है वो भी V शेप भी होना चाहिए। ये जो COH ग्रुप, उसका रीजन है, मतलब सुनो, लड़ाई झगड़ा कब होता है, लड़ाई झगड़ा कब होगा, परेशानी क्या थी आपको, क्यों नाच रहे हैं आप? हाँ, क्यों आपके ये लड़ाई, क्यों आप टेढ़े हो जाएंगे, सीधे हो जाएंगे, क्यों नाच रहे हैं आप, ये क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि मुझे परेशानी है आपके लगे होने से। मैं मोटा आदमी हूं, समझ बात को, फैला सा आदमी हूं, आप भी बगल में खड़े हो गए। अगर मैं फैला हुआ आदमी ना होता तो मुझे कोई परेशानी नहीं होती। और वो फैले हुए आदमी जनरली वो होते हैं जो V शेप होते हैं। आप COH को देखिए, ये V शेप होता है, ऐसी नाइट्रो ग्रुप भी V शेप होता है। ये वो सब बड़े बड़े ग्रुप्स हैं जिनके लगते वक्त उनको परेशानी होती है और वो टेढ़े होने की कोशिश करते हैं। नॉर्मली जो ग्रुप्स होते हैं वो हर कोई थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। अब जैसे किसी ने OH लगा दिया, अब OH के बगल में आपने कोई बल्क लगा दिया, OH टेढ़ा हो जाएगा। टेढ़ा क्यों हो जाएगा? OH को फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें जो लगाना लगा दो, हम तो छोटे से आदमी, हमें फर्क नहीं पड़ता आप कितना फैल रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? यानी जनरली ऑर्थो इफेक्ट उस मॉलिक्यूल पर देखने को मिलेगा जैसे COH हो गया या NO2 हो गया या SO3H हो गया। एक ऐसा आदमी जो खुद मोटा फैला सा आदमी होता है, जिसको परेशानी होती है अगल बगल के लोगों से। अगर आप छोटे आदमी हैं तो अगल बगल में कुछ भी कर दूं आपको कोई परेशानी नहीं है। समझ रहे हो ना बात को? जैसे हम एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे हाँ सर, एक डाउट है। हाँ बोलो सर, अगर 2 कंपाउंड है, एक में लग रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला इफेक्ट और एक में ऑर्थो इफेक्ट, तो उसमें कैसे करेंगे कि कौन सा ज्यादा एसिडिक है? सर, जैसे एक है उसमें COH और ऑर्थो पे CH3 है, और एक में COH और साथ में NO2 है। नहीं, NO2 अलग, उसको NO2 बेस्ट।
अब दिमाग मत लगाओ, NO2 तो बहुत ही अच्छा एसिडिक नेचर है, क्योंकि तुम्हें पता है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत बढ़िया होगी ना। NO2 का माइनस आई भी बहुत तगड़ा होता है। ऑर्थो इफेक्ट की वजह से तो ठीक है, COH टेढ़ा हो गया, एसिडिक नेचर बढ़ गया, लेकिन NO2 के लगे होने से जो कॉन्जुगेट बेस बना वो कैटाइनिक एनायनिक इंटरेक्शन से भी CH3 की वजह से तो एसिडिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। यस सर। तो फिर वो जो भी स्टेबल अच्छा है वो ऑर्थो इफेक्ट की वजह से, ये अच्छा है बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस ड्यू टू कैटाइनिक एनायनिक इंटरेक्शन। बात समझ रहे हो? तो बात ही अलग है। तो नाइट्रो को तो कोई कंपैरिजन नहीं होगा, नाइट्रो सबसे पहले आ जाएगा। और सर नाइट्रो की जगह OH ग्रुप है तो भी OH पहले आ जाएगा, क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी बढ़ रही। ठीक है सर। बॉन्डिंग ज्यादा क्योंकि वो एनर्जी रिलीज कर रही, उसकी वजह से कैटाइनिक एनायनिक इंटरेक्शन ज्यादा डोमिनेटिंग होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में डेल प्लस का इंटरेक्शन होता है और कैटाइनिक एनायनिक में माइनस प्लस का इंटरेक्शन होता है। बात समझ रहे हो कि नहीं? वो माइनस प्लस इंटरेक्शन डोमिनेटिंग, इसलिए ऑर्थो नाइट्रोबेंजोइक इज बेटर देन ऑर्थो हाइड्रोक्सी। क्लियर है कि नहीं? हाँ सर क्लियर है ना? सर हाँ। अगर 2 COH ग्रुप लगा दें हम, 2 COH, हाइड्रोजन प्रोन एरियाज बढ़ जाएंगे जहां से हाइड्रोजन निकल सकते हैं, उससे एसिडिक नेचर इंक्रीज करेगा, बिल्कुल इंक्रीज करेगा। उसमें रेजोनेंस इफेक्ट नहीं होगा सर? रेजोनेंस इफेक्ट कैसा? सर उसमें भी तो बेंजीन रेजोनेंस इफेक्ट कर सकती है। हाँ बिल्कुल करेगी, लेकिन अगर वो 2 COH ग्रुप लगे तो दोनों लोग टेढ़े, एक जो ग्रुप होंगे वो टेढ़े हो जाएंगे, तो बेंजीन के साथ रेजोनेंस का इन्वॉल्वमेंट कम हो जाएगा। वही जिसे आप ऑर्थो इफेक्ट बोल रहे हैं, मतलब उसमें और भी ज्यादा अच्छा होगा ना फिर? ऑर्थो इफेक्ट ना? हाँ ऑर्थो इफेक्ट तो होगा ही सर। हाँ, और उसमें हमारे वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के हो गए नहीं किया जाएगा। सर तो 2 लग गया तो ऑर्थो डोमिनेट कर जाएगा ना सर? एक मिनट, ये जैसा ये लक्ष्य कह रहा है, मैं वही वाला चलो एक एग्जांपल ले लेता हूं। मान लीजिए ये ले लेते हैं, ये COH है, ये H है, ये COH और ये H, जैसे ये, और इसी के पैरेलली एक आदमी ले लिया जाए, ये COH है, इधर COH है, इधर H है, इधर H। ये जो आदमी है वो मेरा मैलेइक एसिड है और ये वाला आदमी मान लीजिए मेरा फ्यूमैरिक एसिड। चाहो तो इनके नाम याद कर लेना, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जेई में पूछा गया है। ये मैलेइक एसिड, ये फ्यूमैरिक एसिड, ये सब लोग जान रहे हो कि इनके पास 2 COH ग्रुप है, तो इनका एसिडिक नेचर तो अच्छा ही होगा, क्योंकि इनके पास दो H निकलने की साइट्स हैं, इसके पास ज्यादा, दे बोथ आर डाइबेसिक एसिड्स। ठीक, तो यहां भी H निकल सकता है, यहां से भी H निकल सकता है, तो दे बोथ आर डाइबेसिक एसिड। अब क्योंकि ये डाइबेसिक एसिड है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनकी 2 K वैल्यूज होगी, एक K1 और एक K2। डाइबेसिक एसिड के बारे में हम जानते हैं K1 K2 दोनों ही होते हैं। अब सवाल यह है कि मैलेइक और फ्यूमैरिक, जिनमें दोनों की K1 वैल्यूज हैं, उन दोनों K1 वैल्यूज में से बड़ी K1 वैल्यू, देखो ये तो तुम्हें पता है कि K1 K2 से बड़ी होती है। मेरी K1 मेरे K2 से बड़ी होगी, तुम्हारी K1 तुम्हारे K2 से बड़ी होगी। K1 वैल्यू नहीं समझ में आ रहा है। K1 नहीं समझ आ रहा। जो पॉलीप्रोटिक एसिड्स होते हैं, वीक एसिड्स, वो कई बार डिसोसिएट करते हैं। जैसे ये हो गया H3A, इसका पहला डिसोसिएशन करोगे तो एक H निकल जाएगा, बचेगा क्या? H2A, H2A माइनस, ये इसका पहला K1। फिर क्या होगा? इस H2A में से माइनस में से दूसरा निकल जाएगा, अब क्या बचेगा? HA माइनस, HA2 माइनस, ये इसका सेकंड डिसोसिएशन होगा K2। फिर इस HA2 माइनस में से तीसरा भी निकाल दूंगा, तो ये होगा H प्लस प्लस A3 माइनस, ये इसका K3 होगा। समझ रहे हो? यस सर। लेकिन जो पहला H निकल रहा है वो एक न्यूट्रल आदमी से निकल रहा है, देखिए दिस न्यूट्रल। जो दूसरा H निकल रहा है वो एक निगेटिवली चार्ज आदमी से निकल, निगेटिवली चार्ज आदमी अपने अंदर से H प्लस को जाने दे रहा है। मुश्किल, समझो बात को, खींचेगा ना, निगेटिव चार्ज तो प्लस को खींचेगा, तो ऐसे में इसका निकलना मुश्किल हो जाएगा, यानी ये K वैल्यू छोटी हो जाएगी, इससे मानते हो? और फिर तीसरे में तो 2 निगेटिव आ गए, ये तो बिल्कुल ही नहीं जाने देगा, यानी K3 सबसे छोटा होगा। मान रहे हो कि नहीं? यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं, किसी भी वीक पॉलीप्रोटिक एसिड्स के जो सक्सेसिव डिसोसिएशन कांस्टेंट्स होते हैं वो लगातार कम होते चले जाते हैं, यानी K1 बड़ा होता है, K2 छोटा होता है, K3 और छोटा होता है। अब अगर ये डाइप्रोटिक है तो इसके 2 K होंगे, K1 K2। यस सर। किसमें K1 बड़ा होगा K2 से? यस सर। मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैलेइक के 2 K होंगे K1 K2, मैलेइक के K1 की वैल्यू मैलेइक के K2 से बड़ी होगी।
फ्यूमेरिक के 2 के होंगे K1 एंड K2, फ्यूमेरिक का K1 फ्यूमेरिक के K2 से बड़ा होगा, K1 हमेशा K2, ये तो ठीक है। हाँ सर ठीक है यस सर ये तो आपस में बातचीत। अच्छा सवाल ये थोड़ी ना हुआ, ये तो दुनिया जानती है कि K1 K2 से बड़ा होता है। अच्छा सवाल ये कि तुम्हारा K1 मेरे K1 से बड़ा है कि नहीं, और तुम्हारा K2 मेरे K2 से बड़ा है। अब कंपेयर इनको करना है, आपस में खेल लिया, मेरा K1 मेरे K2 से बड़ा, तुम्हारा K1 तुम्हारे K2 से बड़ा, लेकिन मेरा K1 तुम्हारे K1 से बड़ा है कि नहीं, ये डिसाइड करना। अब ये सवाल अच्छा हो गया। मैलिक का K1 बड़ा होगा। मैलिक का K1 बड़ा होगा। मैलेइक का K1 बड़ा होगा और फ्यूमेरिक का K2, क्या कह रहे हो? नहीं सर दोनों ही ऊपर वाले के लग रहे हैं। दोनों ही ऊपर वाले के बड़े होंगे। यस सर, यही सब ऑप्शंस हैं सर, ऊपर वाले के लग रहे हैं। तो यही सब ऊपर वाले के K1 और K2 बड़े होंगे दोनों। ऊपर वाले के K1 और K2 नीचे वाले के K1 K2 से बड़े होंगे, ये कह रहे हो? यस सर। सर ये ट्रांसेंस जैसा लग रहा है ये ट्रांसेस ही है। दिस मैलिक एसिड एंड दिस क्या है, ये फ्यूमेरिक एसिड, दे आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। मैलिक इज ट्रांस आइसोमर एंड फ्यूमेरिक इज सिस आइसोमर। दूसरा ट्रांस वाला ज्यादा स्टेबल बैठता है। अरे यार लग रहा है उल्टा बना दिया, कंफ्यूज कर दिया। मैलिक ट्रांस होता है, फ्यूमेरिक ट्रांस होता है, भूल गया मैं। अब ऐसा करते हैं इसका नाम भूल जाते हैं, तो नाम मिटा दो, बाद में देख लेंगे नाम अपने आप। मुझे एकदम से कंफ्यूजन हो गया। मुझे लग रहा है मैलिक इज सिस एंड फ्यूमेरिक इज ट्रांस। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैलिक सिस हो तो बड़ा कंफ्यूजन होता है साला केमिस्ट्री में। तो मैलिक सिस होता है और फ्यूमेरिक ट्रांस होता है, ये सही है। एक सेकंड स्लाइड भी होगी, एक सेकंड, बस एक सेकंड। तो आंसर तो नहीं दिख रहा है, रुक जाओ, मैलिक सिस है भाई। सर आंसर दिख रहा है, देखो ना, दिख रहा है तो देख लेंगे। ये मैलिक है भाई, ये वाला फ्यूमेरिक हो गया। अच्छा वो याद आ गया, फ्यूमेरिक और ये मैलिक हो गया। तो सर फ्यूमेरिक का ज्यादा होगा K1 K2 मैलिक से। हाँ ये भी एक ऑप्शन है। तो पहले वाले का K1 ज्यादा होगा। पहले वाले का K1 ज्यादा होगा, यानी फ्यूमेरिक का K1 बड़ा है, मैलिक का K1 छोटा। तो सर जब मैलिक का H निकल जाएगा तो वो स्टेबल बन जाएगा बॉन्ड करके। यस सर। मैलिक का K1 फ्यूमेरिक के K1 से बड़ा होता है, जिस वजह से भी बड़ा होता है उसी वजह से मैलिक का K2 फ्यूमेरिक के K2 से छोटा होता है। वजह इज सेम एंड वजह इज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ द कॉन्जुगेट बेस। खत्म। ये जो मैलिक है, कहां गया मैलिक, ये जो नीचे वाला आदमी है, अगर इसने गलती से H निकाल दिया, मान लीजिए इसने H, कौन सा H निकालेगा, यही वाला, दोनों सेम है, कोई भी निकाल, तो मान लीजिए कोई सा भी निकाल देगा। तो मान लीजिए इसने ऊपर वाला H निकाल दिया, तो अगर इसने ऊपर वाला H निकाल दिया तो ये बचेगा। And this anion, this is a conjugate base. This conjugate base is stable due to intramolecular hydrogen bonding. जो कि वहां नहीं हो पाएगी, क्यों? क्योंकि दूर है। समझ लो नहीं बात को? यानी अगर इसने H निकाल दिया तो कुछ कर ही नहीं पाएगा बेचारा, तो दूर है बहुत। यानी इसने अगर H निकाल दिया तो ये ऐसा हो जाएगा, और ये आपका COH और ये आपका H। अब क्या तुम्हें लगता है ये वाला माइनस इस H के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है? बहुत मुश्किल। ये आदमी जब अपना पहला H निकालेगा तो जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा, इट इज स्टेबल ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और वो वाला आदमी अपना H निकालेगा तो कॉन्जुगेट बेस के अंदर कम से कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से स्टेबिलिटी नहीं आएगी। तो कौन सा कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है? नीचे वाला। पहला H निकलना आसान हो गया, यानी K1 ऑफ एक सेकंड, K1 ऑफ फ्यूमेरिक। हाँ क्या कह रहे हो बेटा? सर ऊपर वाले में H बॉन्डिंग नहीं होगी। देखो H बॉन्डिंग नहीं होगी, हमने नहीं बोल दिया है। अब तुम अपने आप को 2-3 बड़ी बड़ी गाली दे दो और एक आध थप्पड़ खा लो, और ये वाली H इसो से हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। H फोन से हटा के, कार्बन है, ये कार्बन से लगा हाइड्रोजन थोड़ा हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। ठीक है सर, ठीक है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये K1 जो है वो मैलिक एसिड का K1 फ्यूमेरिक से बड़ा हो गया। बात खत्म, बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ दिस कॉन्जुगेट बेस। अब दूसरे K की बात करते हैं। दूसरा K कौन सा होता है? जो सेकंड H निकालता है। सेकंड H कौन सा इसके पास निकलने के लिए? ये वाला, नीचे वाला। क्या ये बंधा है? क्या ये इससे बंधा है? नो सर। तो निकल जाएगा, लेकिन ये कैसे निकलेगा? ये तो बंध गया। दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है कि नहीं? यस सर। कह रहा भाई अब दूसरा नहीं निकालेंगे। इसका मतलब वही वजह जो तुम्हें अच्छा बना रही थी, वही वजह इसको खराब बना रही, यानी K2 खराब कर रही। यानी K1 या K2 ऑफ मैलिक इज लेस देन
K2 ऑफ फ्यूमेरिक, और दोनों का एक ही आंसर है, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बताओ समझे? यस सर। हाँ हाँ सर एल्कीन एल्कीन की स्टेबिलिटी देखते वक्त आपने बताया था कि ट्रांस वाले एल्कीन ज्यादा स्टेबल होते हैं, ज्यादा स्टेबल वाले, इंट्रामोलिक्यूलर रिपल्शन कम होते हैं उसमें। सही है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो ठीक है, इसके अंदर वो वाला एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते हम? नहीं इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि यहाँ पर इसके एसिडिक नेचर की बात कर रहे हैं, यानी इससे H को निकालने के बाद के बने हुए आदमी की स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। मतलब हम इंटरमीडिएट देखते हैं इनडायरेक्टली। बिल्कुल, मतलब अगर आप एसिडिक नेचर की बात कर रहे हैं तो एसिडिक, भाई ये बताओ, अगर मैं तुमसे पूछूं ये आदमी ज्यादा अच्छा है या ये आदमी ज्यादा स्टेबल, इन दोनों आदमियों में ज्यादा स्टेबल कौन सा? ये स्टेबल है सर, ट्रांस है, इसमें क्या सोच रहा है, ज्यादा स्टेबल है? अगर नहीं ये पूछ ही नहीं रहा मैं ये स्टेबल है, मैं पूछ रहा हूँ एसिड कौन सा अच्छा है, तो एसिड वो अच्छा है जो H निकालता है। अब H निकालने के बाद जो बचा कॉन्जुगेट बेस, उसकी स्टेबिलिटी डिसाइड होगी, और वो ये कह रहा है कि भाई पहला H निकलने के बाद बचा हुआ आदमी कॉन्जुगेट बेस मेरा इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से स्टेबल हो रहा है, और उस इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से मैंने तुम्हारे H को पकड़ लिया, दूसरे H को पकड़ लिया, अब दूसरा नहीं निकलने दूंगा। पहला तो मैंने इसलिए निकाल दिया क्योंकि मैं जब बनूंगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबल होगा, दूसरा नहीं निकलने दूंगा। बात समझ रहे हो कि नहीं मेरी? यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही तुम्हें अच्छा कर रही है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से दूसरा वाला H निकलने से मना कर रहा है, यानी K1 अच्छा हो गया और K2 उसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से खराब हो गया। सर मतलब हमें जब भी रेट निकालना हो किसी भी चीज का, हमारे मैकेनिज्म वगैरह में भी, तो जो चीज रिमूव करने के बाद जो चीज बचती है अगर वो स्टेबल है तो बिल्कुल नहीं, रेट मत पूछो, ऑर्डर की बात कर रहे हो ना, ऑर्डर की, या कितना फास्ट निकल रहा है, फास्ट निकल जैसे, हाँ जैसे जैसे बोलना है, तो वो बने हुए आदमी की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करती है। एंड दिस इज किताबी मेथड, ये किताबी तरीका होता है कि जो बना उसकी स्टेबिलिटी डिसाइड करो। ठीक है ये, तो आज इतना ही करते हैं यार, अगली क्लास में फिर मिलते हैं। चलो अब पढ़ाई करो, बाय बाय। बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय सर। मैं थोड़ा डाउट बाय सर। बाय सर।